नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पाकिस्तान ने कल शाम से लेकर रात तक भारत की पश्चिमी सीमा पर करीब 300 से 400 जगहों पर ड्रोन से हमलों करने की कोशिश की और 36 जगहों पे ये ड्रोन से हमला किया गया, जिसे भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। भारत ने भी पलटवार किया और पाकिस्तान के कई इलाकों पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें उसका खासा नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान ने अपनी हिमाकत के बाद कई झूठ भी परोसने की कोशिश की, लेकिन उसकी नापाक हरकतें नाकामयाब हो गई हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या दी गई तमाम जानकारी और क्या है उसके मायने, इस खबर पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पाक का वार फिर हुआ बेकार। कल रात 36 जगहों पर पाकिस्तान के 300 से 400 ड्रोन हमलों को भारत ने किया नाकाम। तुर्की में बने ड्रोनों की हो रही फॉरेंसिक जांच। भारत ने 4 एयर डिफेंस साइट्स पर ड्रोन से किए हमले। पाक का एक एडी रडार ध्वस्त। पाकिस्तान के दावों की भारत ने फिर खोली पोल। कहा उसका झूठ और हास्यास्पद बातें दुनिया के आगे नहीं टिकेंगी। विदेश सचिव ने पाकिस्तान पर नागरिक विमानों को सैन्य ढाल की तरह इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अहम बैठकों का दौर। राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ गहन चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने की बीएसएफ और सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक। राज्यों में भी समीक्षा बैठकें हुई। सीमावर्ती इलाकों में पाक की ओर से गोलीबारी की भारत दे रहा करारा जवाब। बीएसएफ ने सामा में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को किया नाकाम। 7 आतंकी ढेर। थल सेना अध्यक्ष को जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाने की शक्तियां की गई प्रदान। मौजूदा हालात को देखते हुए तमाम मंत्रालय कर रहे विभागों में समीक्षा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अन्न के भंडार भरे हुए, किसी चीज की कमी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी की समीक्षा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें कल से लेकर आज तक के घटनाक्रम पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद रहीं। पाकिस्तान ने कल 300 से 400 तक ड्रोन से भारत पर हमला किया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। हमले के बाद पाकिस्तान ने झूठ परोसा कि यह हमला भारत ने खुद किया है, लेकिन भारत ने इसे हास्यास्पद बताया और पूरी तरीके से इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोपों को खारिज किया है। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है तो नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी करके गुरुद्वारा और चर्च जैसे धार्मिक स्थानों को भी निशाना बना रहा है। पाकिस्तान का वार फिर हुआ नाकाम। भारत के हमले आतंकिस्तान में त्राहिमाम। अब है प्रचंड प्रहार। पाक की पक्की है हार। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों की तबाही के बाद भी पाक की नापाक हरकतें जारी है। 7 और 8 मई की रात भी पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों के प्रचंड प्रहार ने पाक की हार सुनिश्चित कर दी। पाकिस्तान की भारत की पश्चिमी सीमा पर ले से सर क्रीक तक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, जिसमें से कई ड्रोन को मार गिराया। भारत ने अपने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक साधनों से इन ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। खास बात यह रही है कि ये ड्रोन तुर्की के बने हुए थे। पाकिस्तान ने भटिंडा सैनिक हॉस्पिटल को सशस्त्र यूएवी से निशाना बनाने की कोशिश की। इसे असफल कर दिया गया। जवाब में भारत ने 4 एयर डिफेंस साइट्स पर ड्रोन से हमले किए। एक ड्रोन ने एडी रडार को नष्ट किया। पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की।
जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर भी लगातार गोलीबारी कर रहा है और इसमें वो आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की ओर से इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने जिन जगहों पर गोलीबारी की है उसमें जम्मू कश्मीर का तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर शामिल है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल लेकर हमले कर रहा है। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। एक तरफ पाकिस्तान हमले की नापाक कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर झूठ भी बोल रहा है। भारत ने पाकिस्तान के झूठ के तमाम दावों की भी पोल खोल दी है और कहा है कि वो न केवल झूठ बोल रहा है बल्कि हास्यास्पद बातें भी कर रहा है जो दुनिया के आगे नहीं टिकेंगी। Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Punch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. This disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. यानी पाकिस्तान न केवल गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है और नियमों का उल्लंघन कर रहा है बल्कि झूठे दावे भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कल एक तरीके से जो हमला करने की कोशिश की गई उसको नाकाम करने का काम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है। उसमें क्या क्या तमाम ऐसे साजो सामान हथियार हमारे पास मौजूद हैं ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है। अगर बात की जाए भारत के सुरक्षा कवच की तो बराक 8 मिसाइलें हमारे पास शामिल है। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम जो अपने आप में दुनिया का सबसे आधुनिक सिस्टम है वो है। बराक 8 मिसाइलें हमारे पास मौजूद हैं। ये तमाम वो हमारे सुरक्षा कवच है जिसकी वजह से कल के इस हमले को हमने नाकाम किया। आकाश मिसाइल बैटरियां जो कि भारत की आत्मनिर्भरता का परिचय है क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत आकाश मिसाइल बनाई गई है। DRDO की एंटी ड्रोन तकनीक के माध्यम से हमने वो करके दिखाया और अपने एक तरीके से पूरा किरा भेदी हमने एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया। इंटीग्रेटेड UAS ग्रिड भी हमारे पास है जो हमारी सुरक्षा कवच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और बराक मिसाइलें हो चाहे आकाश मिसाइलें हो ये तमाम अपने आप में
ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से हम लगातार अपने साजो सामान की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से किस प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में हम लगातार काम करते रहे वो तो हमने बताया, लेकिन भारत को वैश्विक समर्थन किस तरीके से मिल रहा है ये समझना भी जरूरी है। ब्रिटेन के लिहाज से अगर बात की जाए तो डेविड लेमी और ऋषि सुनक जो कि पूर्व पीएम है वहां के, उन्होंने भारतीय कदम का समर्थन किया है, क्योंकि भारत ने जब आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया उसके बाद से पाकिस्तान भले ही तिलमिला गया, लेकिन दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है। ब्रिटेन का रुख हमने दिखाया। इसके बाद अब रूस की बात करते हैं। रूस ने सीधे तौर पर कहा, आतंकवाद की उन्होंने निंदा की, उसके अलावा आतंक पर भारतीय प्रहार का समर्थन किया, क्योंकि भारत ने जो कदम उठाया आतंकवाद के खिलाफ उस कदम का समर्थन रूस करता हुआ दिखाई पड़ा। इजराइल की बात की जाए, मजबूत दोस्त के तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमारे साथ खड़ा हुआ है। इजराइल ने कहा कि भारत की आत्मरक्षा को उचित ठहराया कि हमारे पास हमारा राइट टू रिट्रीट है, कि हम आत्मरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं और आतंकियों को सजा देना जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने इस प्रकार का जघन्य अपराध किया उनको सजा मिलना जरूरी है, इजराइल ने साफ तौर से कहा। इसी तरीके से बात की जाए यूरोपीय संघ की, ईयू की, तो सभी 27 देश जो ईयू का हिस्सा हैं उन सभी ने भारत के कदम का समर्थन किया है और भारत के समर्थन में सामने आए हैं। तो ये दिखाता है ईयू हो, ब्रिटेन हो, इजराइल हो, रूस हो, हर कोई भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जापान के लिहाज से बात की जाए तो आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई का जापान ने समर्थन खुल के किया और यह बताने में कोई देरी नहीं की कि आतंक के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है उसमें जापान भी साथ खड़ा हुआ है। तो वैश्विक समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के उस कदम को, जिसमें दुनिया का समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा। फ्रांस हमारा एक मजबूत दोस्त है, रणनीतिक साझेदार है, उसने भी साफ तौर से कहा कि आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है फ्रांस, और फ्रांस हमारी उस बात को समझ रहा है कि हमने आतंक के ऊपर हमला किया है, ना कि किसी देश के खिलाफ, ना ही किसी नागरिक के खिलाफ और ना ही किसी सैन्य ठिकाने पे। तो ऐसे में फ्रांस का भी समर्थन हमको साफ तौर से मिला है। तो ये वैश्विक नेताओं के समर्थन की बात है। नीदरलैंड की बात की जाए तो नीदरलैंड ने कहा भारत के प्रति उन्होंने एकजुटता दिखाई है और आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई के साथ उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए। तो वो तमाम देश जिन्होंने खुल के भारत के कदम का समर्थन किया है कि आखिर भारत ने जो कदम उठाया है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का, उसके बाद के घटनाक्रम का, दुनिया खड़ी दिखाई पड़ रही है। महत्वपूर्ण देश अमेरिका ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है और हमने देखा था राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अपने आप में जो आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई है उसका समर्थन करते वो नजर आए। तो ये अपने आप में दिखाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों के साथ वैश्विक समर्थन भारत को मिलता नजर आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान, बांग्लादेश जैसे इस्लामी देश भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के समर्थन के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये बहुत समझना जरूरी है कि तमाम जो इस्लामी देश हैं और उसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान, बांग्लादेश जैसे जो देश हैं वो भारत के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब आत्मरक्षा का हर देश को अधिकार है, आपको अधिकार है, आतंक के खिलाफ आपकी लड़ाई में हम साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि जो इस्लामिक देशों का संगठन है वहां से भी पाकिस्तान समर्थन जुटाने की बात लगातार करता है, लेकिन वहीं के तमाम महत्वपूर्ण देश भारत के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं कि साहब हम आपके साथ खड़े हुए हैं। पनामा एक देश जिसकी हम बात करें जो कि यूएनएससी का सदस्य है, वो सीधे तौर पे कहता है कि भारत की कार्रवाई को उसने वैध बताया और कहा कि ये ठीक है, आपने सही किया क्योंकि आप आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के सदस्य के तौर पर पनामा जो इस वक्त मौजूदा सदस्य है उसने साफ तौर पे भारत का समर्थन किया है और भारत की कार्रवाई को वैध बताया और कहा है कि साहब आपके पास हक है, जायज है आपकी कार्रवाई, क्योंकि आपको अगर आतंक से लड़ना है तो निश्चित तौर से इस तरीके से आपको कदम आगे बढ़ाना ही होगा। तो ये अपने आप में तमाम दुनिया भर से मिलता भारत को वैश्विक समर्थन है जो ये इस बात को बताने के लिए काफी है। अगर बात की जाए भारत की मजबूत रक्षा क्षमताओं की तो ये महज एक दिन की बात नहीं। हमने देखा कैसे हमने किला भेदी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया था। ये एक दिन की बात नहीं थी, एक साल की बात नहीं थी, ये एक दशक पुरानी बात है। तब से लेकर जो मौजूदा केंद्र सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है उसका नतीजा है। समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से काम हुआ है। 35,000 करोड़ रुपए का S-400 डील हुई थी 2018 में। उस वक्त सवाल खड़े किए गए साहब इतना पैसा क्यों खर्च करना। कल समझ में आया कि आखिर क्यों इतना पैसा खर्च किया गया, जब एक भी ड्रोन को भारत की सीमा में अंदर नहीं आने दिया गया और हवा में ही नष्ट कर दिया गया। बराक में 8 मिसाइल की अगर बात की जाए तो उसमें 20,000 करोड़ रुपए की डील 2017 में हुई थी और वो भारत की रक्षा तैयारियों के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। स्वदेशी आकाश मिसाइल की बात की जाए
मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया, आत्मनिर्भर भारत की बात करी और कहा रक्षा सुरक्षा में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ना सिर्फ अपने साजो सामान बनाएंगे बल्कि दुनिया को भी देंगे। और वही एक तरीका दिखाई पड़ता है आकाश मिसाइल, जिसने कल अपनी क्षमताओं का खुलकर प्रदर्शन किया और भारतीय क्षेत्र में आने की जो हिमाकत पाकिस्तान के ड्रोन कर रहे थे जो कि तुर्की में बने हुए थे, उनको कैसे रोका है ये साफ तौर से दिखाई पड़ा। इसी तरीके से ड्रोन रोधी प्रणाली हो या फिर मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम हो, MPCDS, ये तमाम अपने आप में दिखाते हैं कि कैसे हमने बड़ी तैयारी की। और ये लगभग 10 साल की तैयारी का, 1 दशक की तैयारी का असर है जो हमने कल देखा। इसीलिए कहा जाता है कि शांति की पहली शर्त शक्ति है और शक्ति होना बहुत जरूरी है, तभी शांति होगी। क्योंकि हमारे क्षेत्रों में इस प्रकार की शांति कल बनी रह सकी क्योंकि हमारे पास शक्ति संपन्नता थी। और ये 10 साल 11 साल का नतीजा है जो हमने इस प्रकार का पूरा बना के रखा हुआ अपना सिस्टम, और जिसको लेकर कई बार देश में राजनीतिक तौर पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन उन तमाम सवालों का जवाब कल सबको मिल गया और देश भी जान गया कि आखिर ये सारी तमाम तैयारियां जरूरी क्यों। इसी तरीके से अगर समझने की बात करें कि आखिर और ऐसे क्या भारत किस तरीके से लगातार जो प्रयास करता रहा है वो कैसे महत्वपूर्ण है और किस दिशा में भारत को आगे ले जा रहे हैं, तो भारत रक्षा साजो सामान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय लाइटनिंग म्यूनिशन ड्रोन का पहली बार युद्ध में उपयोग किया गया, यानी कि कल जो भारत की तरफ से किया गया वो अपने आप में दिखाता है कि भारत ने खुद के जो ड्रोन भी बनाए हैं उनका भी युद्धक स्थिति में इस्तेमाल हुआ है, और जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आखिर हमारी क्षमताएं क्या हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित हारो ड्रोन का कराची और लाहौर में प्रयोग किया गया और वहां नुकसान पहुंचा है। तो यह दिखाता है कि भारत ने अपनी क्षमताओं के आधार पे जो तमाम साजो सामान रक्षा के तैयार किए हैं उसकी क्षमताएं दुनिया के सामने दिखाई पड़ रही है। राफेल जेट से सटीक हमले किए गए हैं क्योंकि ये भारत का पलटवार था आतंक के खिलाफ, उस कार्रवाई के खिलाफ जो भारत के खिलाफ की गई थी। उसमें स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का उपयोग किया गया और ये बहुत सटीकता के साथ इन्होंने काम करके दिखाया, जो बताने के लिए काफी है कि भारत सिर्फ कहता नहीं है, अगर वक्त पड़े तो करके दिखाता है और उसकी द्वारा की गई कार्रवाई साफ तौर से दिखाई पड़ती। बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली से हवाई सीमाओं की सुरक्षा की गई है और यह अपने आप में दिखाता, मेनली अगर कहा जाए मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से भारत की ओर आने वाला किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट करना, यह दिखाता है बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली से हवाई सीमाओं को सुरक्षा देना। और इसके बाद भारत ने सिद्ध कर दिया कि साहब हम अपनी रक्षा ही नहीं करते हैं बल्कि हमारा जो एयर स्पेस है उस पर हम नियंत्रण भी करके दिखाते हैं। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और इस बात को समझना चाहिए, हर भारतीय को गर्व भी होना चाहिए कि हाँ हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया है और आज शायद हम इसीलिए महफूज हाथों में है, तकनीकी तौर पर हम सक्षम हैं और हमने अपनी क्षमताओं के आधार पर, मेक इन इंडिया के आधार पर, आत्मनिर्भर भारत के आधार पर जो रक्षा तैयारियों का मुजाहिरा किया, जो प्रदर्शन किया है, उसे ना सिर्फ हमारा दुश्मन देख रहा है बल्कि दुनिया भी देख रहा है कि हाँ भारत आज ये नया भारत है। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये अपन का आंटी मैरी है, एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. तो पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच दिल्ली में बैठकों और तैयारियों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री ने सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ सुरक्षा हालात को लेकर बैठक की समीक्षा की, तो गृह मंत्री ने बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ महत्वपूर्ण बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सरकार ने सेना प्रमुख को विशेष शक्तियां देते हुए प्रादेशिक सेना को भारतीय बलों की सहायता करने को भी कह दिया है। सरकार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। गुस्से में भारत, पाक की आफत, एक्शन में सरकार, सीमा पार हाहाकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार और तमाम मंत्री एक्शन में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमाओं की सुरक्षा स्थिति और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। बैठक में बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के साथ ही आईबी के निदेशक और केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद रहे। अमित शाह ने सीमा की स्थिति का आकलन करने के लिए सीमा सुरक्षा बलों के महानिदेशकों से भी बात की थी। जम्मू कश्मीर में सीमा पर तनाव बढ़ने के बीच सीमा सुरक्षा बल ने सांबा में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। सांबा सेक्टर में बीएसएफ की सतर्कता से 7 आतंकियों को मार गिराया गया। यह ऑपरेशन 8 मई की रात करीब 11 बजे शुरू हुआ, जब बीएसएफ के जवानों ने सांबा सीमा के पास संदिग्ध हलचल देखी। 10-12 आतंकियों का समूह घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसमें से बाकी आतंकी पाकिस्तान की ओर भागने में सफल रहे। माना जा रहा है कि ये आतंकी जैश-ए मोहम्मद संगठन से जुड़े थे। बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। नियंत्रण रेखा के पार से भारी गोलीबारी के मद्देनजर उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार सेक्टरों के कई इलाकों में रिहायशी घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। चौकी बल इलाके से भी नुकसान की ऐसी ही खबरें सामने आई हैं। इस बीच उरी के कई सीमावर्ती गांवों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 10 मई तक सभी सीमावर्ती जिलों के साथ साथ श्रीनगर जिले में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इस बीच क्षेत्र के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में बंकरों और सामुदायिक आश्रयों को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने के प्रयास भी चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच सुरक्षा हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सेना प्रमुख को विशेष शक्तियां देते हुए प्रादेशिक सेना को भारतीय बलों की सहायता करने को कहा है। सरकार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाया जाए। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा हुई। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो मौजूदा हालात किस प्रकार से तनावपूर्ण हैं, लेकिन किस तरह से भारत लगातार हमलावर है हर उस हमले पर जो भारत की सीमा को किया जा रहा है, इसी पे करेंगे चर्चा।
इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, भारतीय हथियारों की धाक, पाक के हमले हुए खाक। क्योंकि तमाम हमले किए गए लेकिन भारतीय हथियारों की धाक के आगे सब कुछ खाक नजर आया। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व डीजी रहे सेंटर फॉर एयर स्टडीज के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, पूर्व डीजी इन्फेंट्री। सर बहुत स्वागत दूरदर्शन न्यूज़ पे समय देने के लिए। साथ ही साथ TCA राघवन साहब हैं, जो कि पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत उच्चायुक्त रहे हैं, साथ ही साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल कुलकर्णी, सवाल यही है, भारत ने आतंक पर जो हमला किया, जो भी हमने कार्रवाई की, हमने साफ किया ये देश के खिलाफ नहीं है, नागरिकों के खिलाफ नहीं है, सैन्य ठिकानों के खिलाफ नहीं है। बावजूद इसके जो कल हुआ है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे समझा जाए, दुश्मन क्या चाह रहा है, उसके दिमाग में क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आयंद। मुझे लगता है कि हमने आतंक पर हमला किया और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। हमने बहुत साफ तरीके से, जिस प्रकार से 9 लोकेशंस जो टेररिस्ट लोकेशंस थे उन पे हमला किया और उसके नज़दीक कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं होने दिया, कोई भी सिविलियन को हमने डैमेज नहीं होने दिया, कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमने कोई फायरिंग नहीं की। क्या दर्शाता है कि सिर्फ 9 जो जहाँ पे आतंकी वो लोकेशन थे सिर्फ उनको बर्बाद किया, जो कई सालों से लगातार, और खासकर जो पहलगाम में हुआ जिसमें 26 बहुत ही मैं कहूँगा एक इतना क्रूर तरीके से मारा गया जो विश्व में शायद कहीं ऐसे ना ही हुआ होगा। तो इसके लिए जब पाकिस्तान जब जो कार्रवाई कर रहा है वो भारत के बरखिलाफ कर रहा है, वो किसी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कोई आतंकी संगठन है ही नहीं, तो भारत के बरखिलाफ कर रहा है। अगर वो भारत के बरखिलाफ कर रहा है और इस तरीके से कर रहा है कि उसने 15 जो लोकेशंस चुने, और वो 15 लोकेशंस कौन से चुने उसने, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन और उसके बगल में जितने भी गांव। अब ये कैसे पता चला हम लोगों को? क्योंकि जब उन्होंने अपने ड्रोन और मिसाइल फायर किए तो उन ड्रोन और मिसाइल को जिस प्रकार से हमने बर्बाद किए और उनकी जो डेब्रीज पड़ी थी उससे हमें पता चला ये कहाँ कहाँ गिरे। और जब देखा सवेरे तो ये सारे के सारे गांव में पड़े हुए थे या फिर किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास थे। तो ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है आतंक का गढ़ है, पाकिस्तान जो है आतंक को इस्तेमाल करता है और इस पे कोई सुधार होने की कोई ये नहीं है गुंजाइश। पाकिस्तान की जो फितरत है, पाकिस्तान की जो सोच है वो एक भारत विरोधी, और कि अब एक नए एक जिहादी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनके बने हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से भारत के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एक दरार पैदा करना जो वो कर नहीं पाए। और क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भारत इस पहलगाम के हादसे के बाद एकजुट हो गया। और बिल्कुल भारत एकजुट है, और पाकिस्तान, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की वो आतंक पे की, वो कहता भी ना हमारे यहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स की तमाम बातें दलीलें कहता रहता है, लेकिन भारत के ऊपर जो कार्रवाई की, आपने बहुत सही बात कही है एयर मार्शल चोपड़ा जी, क्योंकि बहुत जरूरी है इस बात को समझना। आज जो जानकारी दी गई है उसमें सीधे तौर पर कहा गया 300 से 4, हम इस वक्त आपको कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाते हैं। और ये तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है, महत्वपूर्ण बैठकें, उसकी ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा हालात को लेकर समीक्षा हुई है। प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक की है, इसमें NSA अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख साफ तौर से नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक को चेयर किया है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, NSA अजीत डोभाल साहब मौजूद हैं, CDS मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। और ये बैठक अपने आप में अहम है, क्योंकि लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच में प्रधानमंत्री लगातार बैठकों के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं और हर वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। हमने आज सुबह की तस्वीरों में देखा था, रक्षा मंत्री ने CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। और अभी इस वक्त आप देख सकते हैं किस प्रकार से तीनों सेनाओं के प्रमुख, CDS, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक, और ये जो चर्चा है ये सीधे तौर पे उस समीक्षा की जा रही है, उस सुरक्षा हालात की समीक्षा है, और प्रधानमंत्री के माध्यम से हर हालात को समझना और जरूरी अपने सुझाव देना,
क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हर हालात से निपटने के लिए सेना तैयार है। सही समय है, यही समय है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, यह सेनाओं के हाथ में है और सेना अपने आप से इंडिपेंडेंटली इस बात का निर्णय लेगी और वही इस पूरे ऑपरेशन को आगे करेगी। और ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद की ये लगातार तस्वीरें और उससे पहले भी बैठकों में जब ऑपरेशन सिंदूर तय हुआ था उसके माध्यम से ही लगातार बदलते घटनाक्रम की तस्वीरें। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मौजूद है। सुधाकर, महत्वपूर्ण बैठक की तस्वीरें, निश्चित तौर से जो हालात है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बैठक हो रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हो रही होगी, प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप आर्यन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी बैठक है। रक्षा मंत्री के अलावा इस बैठक में आपको तस्वीरों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस, इसके अलावा हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटेलिजेंस विंग है, दोनों के प्रमुख भी इस बैठक में दिख रहे हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कह सकते हैं कि इस बैठक में चल रही है। आपने देखा कि आर्यन आज सुबह भी इससे पहले रक्षा मंत्री ने एक बैठक की अध्यक्षता की थी। तो जाहिर तौर पर इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को पूरा जो घटनाक्रम है इससे पहले का उसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। और उसके बाद इसके अलावा खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से कल जो दुस्साहस की कार्रवाई की गई थी और उसका एक माकूल जवाब भारतीय सेनाओं की तरफ से जो दिया गया था, तो उसको लेकर चर्चा हो रही होगी। बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कि पीएम मोदी ने इस बात का हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही ऐलान किया था कि ये आतंकियों की जो बची खुची जमीन है उसको भी एक तरह से मिट्टी में मिलाने का काम भारत करेगा। तो हम जानते हैं कि ये सिलसिला शायद यही रुकने वाला नहीं है और खास तौर से पाकिस्तान की जिगर भभकी अभी चल ही रही है। उसमें हमारी भारतीय सेनाएं न सिर्फ हमारी सरहदों की सुरक्षा के लिए बल्कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं, आने वाले समय में किस तरह कदम उठाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है इस बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सुधाकर, क्योंकि भले ही विस्तृत तौर से जानकारी बाद में आएगी या शायद सुरक्षा कारणों से ना भी दी जाए, लेकिन जो हम तस्वीरों में आत्मविश्वास चेहरों पर देख सकते हैं उसको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे हैं, तमाम लोग धैर्य से सुन रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री भी समझने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी के चेहरों पे एक भाव नजर आ रहा है आत्मविश्वास का, चाहे रक्षा मंत्री हो, एनएसए हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम लोग हों, इसको पढ़ना भी जरूरी। बिल्कुल, देखिए वो आत्मविश्वास और वो आत्मविश्वास हम सिर्फ इन चेहरों पर नहीं देख रहे हैं। एक आश्वस्ति, एक कंपोजर जो होता है, एक अपनी सेनाओं में भरोसा का, अपनी क्षमताओं में भरोसा का, भारत के सामर्थ्य, संसाधन और इच्छा शक्ति में भरोसा का, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी ये तस्वीरें हैं। और बहुत सिग्निफिकेंट इस लिहाज से भी है कि आने वाले समय में भारत क्या कुछ करने वाला है पाकिस्तान की गिदड़ भपकियों को लेकर, जो भारतीय सीमाओं को जो हमेशा एक थ्रेट मिलता रहता, आतंक का थ्रेट हो या फिर जो एक नापाक एक गठजोड़ बना हुआ है आईएसआई हमास जैसे संगठनों का, आईएसआई लश्कर जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों का। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक और करीब 1.5 घंटे से ये बैठक अभी चल रही है। तो बहुत डिटेल में हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की बात हो या सिंक्रोनाइजेशन की बात हो, एक सीमलेस ऑपरेशन की बात हो, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आप तस्वीरों में आखिरी सेंटेंस कहना चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री को खासतौर से एक नेतृत्व करता हुआ इस वक्त देख रहे होंगे, वो इन तस्वीरों से भी पता चल रहा है। बिल्कुल, और वो नेतृत्व क्षमता पर देश विश्वास करता है और वही तस्वीरें अपने आप में इस तमाम कहानी को बयां करती है, क्योंकि देश को विश्वास है ऐसे नेतृत्व पर जो आज देश एक तरीके से कर रहा है और हमको हमारी तमाम सुरक्षा की चिंताओं को हमारे नेतृत्व पर छोड़ने का भरोसा भी पैदा करता है। शुक्रिया सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन मैं के जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार अपने मेहमानों से चर्चा कर रहे थे। जब ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हमने देखी प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही बैठक को लेकर, हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए। हमारे साथ में एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा जी हैं, जो कि पूर्व DG हैं सेंटर फॉर एयर स्टडीज़ के। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, पूर्व DG इन्फेंट्री हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अनिल कुमार त्रिकुनायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है। एयर मार्शल चोपड़ा, मैं आपसे सवाल करने की कोशिश कर रहा था इस बात को समझने के लिहाज से, कल 300 से 400 ड्रोन एक तरीके से भारतीय पश्चिमी सीमा पे हमला करते हैं, निष्क्रिय किए जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आम दर्शक के नजरिए से बताइए कि आखिर जो हुआ और हमने कैसे उसका जवाब दिया, उसको समझा कैसे जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि तीसरा दिन जंग अभी भी जारी है। पाकिस्तान एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने सिर्फ टेरर टारगेट्स को अटैक किया था। पहली रात को ही पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स के साथ इंडियन सिटीज और कुछ मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करने की कोशिश की। आपने आज दिखाया, प्राइम मिनिस्टर ने तरह तरह की मीटिंग्स हुई हैं देश के अंदर। बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर है, खुली छूट दे दी गई है हमारी सेना अध्यक्षों को कि कब और कैसे तुमने लड़ाई करनी है। ये जो ड्रोन्स हैं, आपने देखा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, ज्यादा पावर नहीं है उसकी, और वो ड्रोन्स जगह जगह गिरे हैं। कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर गिर गया है। काफी चीजों की फोटोज आपने टीवी पे दिखा दी है। और मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम सेटअप किया हुआ है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, हम सब ने मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है जिससे कि जो भी ड्रोन इंडिया में आएंगे उनको उड़ा दिया जाएगा। और सर ये मल्टी लेयर भी है, वो कर रहे हैं सर, ये मल्टी लेयर भी है। उन्होंने पहले दिन रात को एस्केलेट किया, हमने रियलाइज किया कि इट इज इंपॉर्टेंट कि लाहौर के अंदर जो उनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है और उसके साथ जो एक अर्ली वार्निंग रेडार है जो इंडिया में डीप देख सकता है, उसको हमने गिरा दिया। प्रिसीजन वेपन्स यूज कर रहे हैं, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, और एक्यूरेसी है, हैवी बोर के हम वेपन यूज कर रहे हैं। इसकी फोटोज भी आप लोगों ने कल दिखा दी थी जो हमने यूज किया। अब देखिए, आज उन्होंने जैसे मीडिया ब्रीफिंग में हमको बताया गया कि तकरीबन 400 ड्रोन्स से लेके सारे इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे चलाए हैं जी। उसके लिए हम अप्रोप्रिएट जवाब दे रहे हैं, देंगे, डिस्प्रपोर्शनेट जवाब दिया जाएगा।
उनको सबक सिखाना है। अगर वो एस्केलेट करना चाहते हैं तो हम उसको उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। मैं आपको कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में बताना चाहता हूं। सब जानते हैं S-400 हमने रूस से खरीदा, जिसकी रेडार 600 किलोमीटर तक देख सकता है, और हम उसकी जो मिसाइल्स हैं वो अप टू 400 किलोमीटर पे शूट डाउन कर सकती हैं। वो छोटे बड़े जहाज भी उड़ा सकती है, छोटे ड्रोन भी उड़ा सकती है, क्रूज मिसाइल को भी उड़ा सकती है। S-400 सिस्टम हमारा तैनात है, उसको यूज हो रहा है, उसकी वीडियोस भी आप सबने देख ली है। आकाश इंडिया का बना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, लार्ज नंबर्स में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास है। वो आकाश सिस्टम एयर डिफेंस का वो तैनात है और यूज किया जा रहा है। हमारे पुराने सिस्टम थे L-70 शिल्का, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और तरह तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम जो हमने बना लिए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तरफ से है, चाहे वो लेजर से है, चाहे वो काइनेटिक किल जैसे कि गन्स हैं उनके साथ है, उससे गिराए जा रहे हैं। और आप देख रहे हो वो नाइट की तस्वीरें जो दिखाई गई थोड़ी देर पहले, जिसमें ड्रोन गिर रहे हैं। तो क्लियरली इंडियन आर्म फोर्सेस इस टाइम डोमिनेट कर रही हैं सिनेरियो को। इंडिया इस वॉर को एक्सकेलेट नहीं करना चाहता। हमने सिर्फ टेरर को पनिश करना था। 9 टारगेट्स उड़ा दिए हैं और हमारे पास 13-14 बड़े टारगेट्स की लिस्ट है। अगर बात बढ़ेगी तो उन टेररिस्ट अटैक सेंटर्स को भी हम अटैक कर सकते हैं। मगर अगर ये जब एयरफील्ड अटैक पे तुले हैं, सुनने में आया है कि आज दोपहर के बाद इंडिया ने भी कुछ रिस्पांस दिया है, उनकी एयरफील्ड को टारगेट किया है। शायद आप बाद में जब पिक्चर्स बिल्कुल ये 4 जगहों पे सर किया गया, इसकी जानकारी भी दी गई थी, जिनमें से उनका एक एडी रडार सिस्टम भी हमने नष्ट किया है, ये जानकारी भी दी गई है। हमारे साथ है और कोशिश की जा रही है कि एस्केलेशन बढ़ने न दें। मगर अगर वो पाकिस्तान आर्मी बुखला गई है, घबरा गई है, पैनिक में है, रिएक्ट कर रही है इस तरह से, तो उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल करारा जवाब दिया जाएगा। मार्शल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि किस तरीके से भारत लगातार एक कॉशियस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा टारगेट कौन है, लेकिन बौखलाया पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी सब कोई देख रहा है। मिस्टर तिरुनायक जी, क्योंकि इस बात को समझना भी जरूरी है। हंसने वाले की बात है सीधे तौर पे अगर पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि भारत ने ही अपने शहरों पे खुद इस प्रकार के हमले कराए हैं, जो जानकारी भी दी गई और भारत की ओर से साफ तौर से कहा गया कि इस पे दुनिया हंसेगी, और इसका खंडन भी करना अपने आप में किस तरह से कहा जाए, इस पे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है, सारी दुनिया जानती है कि ये टेरर स्टेट है, टेररिस्ट उसके अंदर भरे हैं और टेररिस्ट उसको चला रहे हैं। ये बात मानने वाली है। और इसका जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये समझना कि हम किस तरह के लोगों से डील कर रहे हैं। ये जिस तरह कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सूधी नहीं होगी। तो आज अभी आप उनको पनिश करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा उससे वहाँ की जो मिलिट्री है जो उसको चलाती है उस देश को, उसको मजबूती मिलती है। तो वो उनका जो मीडिया वहाँ पर दिखाएगा वो और तरह की चीज़ें दिखाएगा। तो मेरा मानना यह है कि भारत को इस वक्त एक बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है और इसको एक तरह से डिसाइसिव मैसेज पाकिस्तान को देना चाहिए, ताकि वो आगे तक कभी सोचे 10 बार इस तरह की हरकतें करने के लिए। तो ये उनके जो नैरेटिव्स हैं उसमें हमें ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमारे विदेश सचिव और जो कर्नल कुरैशी और स्क्वाड लीडर व्योमिका सिंह को हमने किया है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी तरह से एक पहल है और भारत की एक बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल किया जा रहा है कि पाकिस्तान के झूठ को जो है पर्दाफाश किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमारा डिप्लोमेटिक आउटरीच है। आज हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात की, ब्रिटिश से बात की, हमारे MOS डिफेंस जो मॉस्को में है वो भी प्रेसिडेंट पुतिन से मिले हैं आज उसमें, और उससे पहले MSA की बात चीन के अपने काउंटर पार्ट के साथ भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया पूरी तरह ये समझती है कि इंडिया इज इन द राइट। दैट इज समथिंग एवरीबॉडी नोज इट। अब क्या करेगा पाकिस्तान आगे? पाकिस्तान चूंकि इस वक्त में UN सिक्योरिटी काउंसिल में खुद है और अभी उनकी ऑलरेडी 3rd डे में हालत काफी खराब होती जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर वो एक कोशिश करेंगे कि किसी तरह की UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लाया जाए इसके बारे में, ताकि ये वॉर रुक जाए। लेकिन हमें जितना भी मौका मिला है, जो विंडो है, और हमारे एस्टीम्ड कोलीग्स डिफेंस से हैं, एयर मार्शल चोपड़ा एंड जनरल कुलकर्णी, और
जो मौका मिला है हमें, तो मैं समझता हूँ उसका मैक्सिमम लाभ बिल्कुल लाभ लेना चाहिए। और सर जो बात आप कह रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण चीज ये कि यूएनएससी में पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे एक इन कैमरा बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन खुद पाकिस्तान को ही वहां पे मुंह की खानी पड़ी थी, कोई नतीजा भी नहीं निकला था। तो उस मंच से भी पाकिस्तान समझे ना, क्योंकि वहां से समर्थन भारत के सही पक्ष को मिलता रहा है। जनरल कुलकर्णी, इस बात को समझना भी जरूरी है कि जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं वो तुर्की का ड्रोन है, मार गिराए गए हैं, न्यूट्रलाइज किए गए हैं। इसी प्रकार से जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी है पाकिस्तान का, उसको भी हमने लाहौर में ध्वस्त किया है। ये हमारी क्षमताओं का प्रदर्शन भी है और ये दिखाता है कि जो मददगार हैं उनके कितने काम के हैं हथियार। कोई शक नहीं आए, मैं कहूँगा कि 1965 में पाकिस्तान जब हिंदुस्तान से लड़ा तो अमेरिकन हथियार उसने इस्तेमाल किए। 71 की लड़ाई में भी उसने अमेरिकन हथियार इस्तेमाल किए और 99 की कारगिल की विजय में भी उसने अपने अमेरिकन हथियार इस्तेमाल किए। लेकिन अब 25 साल के बाद जब पाकिस्तान चीन के गोद में बैठ गया है और चीन को अपना बहुत जिगरी दोस्त मानता है और कहता है कि हमारी दोस्ती उनके साथ हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी और शहद से मीठी है, और उनके हथियार आज उनके इन्वेंट्री में तकरीबन 80% चीनी हथियार है जो टेस्टेड नहीं थे। और आज जब पाकिस्तान ने देखा और उसके साथ साथ इतने सालों में हमने भी अपने आप को मॉडर्नाइज किया, हमने भी अपने इक्विपमेंट को बहुत आगे ले गए, तो देखने को आया कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है टोटल फेल हो गया। उनके रडार, उनके जिस प्रकार से हम लोगों ने तोड़ दिया, जिस प्रकार से लाहौर में पूरा उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो नष्ट भ्रष्ट हो गया, ये दर्शाता है। और उन्हीं के लोग कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया कि 24 मिसाइल भारत की हमारे यहाँ आई, 9 टारगेट्स को बर्बाद की, एक भी इंटरसेप्ट नहीं कर सके, जबकि ईरान ने इतने सारे फायर किए इजराइल में, कम से कम उसने कुछ तो सारे के जनरल कुलकर्णी, सवाल ये भी है कि इस बात को जो हमने 9 ठिकानों पे एक तरीके से हमला किया आतंक के ठिकानों पर, वो कह रहे हैं कि साहब उसको इंटरसेप्ट करने को लेकर लगातार उनके बयान भी बदलते रहे हैं, कभी कुछ कहते कभी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि अगर भारत इन 9 की नहीं और कई ठिकाने लेता तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही भट्टा बैठ जाना था। उस रात को 25 मिनट में 24 मिसाइल और पाकिस्तान का भट्टा बैठ जाता। इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं इंटरसेप्ट कर सका। तो उनको अब अपने ही हथियारों के ऊपर शक होने लगा है कि कहाँ नुकसान हुआ है या कहाँ भारत इतना एडवांस हो गया है कि उसके जितने हथियार थे वो सब फेल हो गए। तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हम लोगों को अपने आत्मनिर्भरता, जिस प्रकार से आकाश मिसाइल्स है, बाकी हम लोगों ने अपनी बनाई है, एंटी ड्रोन सिस्टम है हमने अपना बनाया है, और S-400 ठीक टाइम पर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, तो बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। और ये दुनिया को भी सर एक संदेश है कि भारत जो बना रहा है अपने आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया के माध्यम से, वो टिकाऊ माल है, काम करता है और उससे असर भी दिखाई पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है एयर मार्शल चोपड़ा, क्योंकि इस बात को समझना भी जरूरी है। देश ये समझना चाह रहा है, जो आम लोग हैं, कि अब यहां से आगे क्या। कल जो हिमाकत की पाकिस्तान ने, उससे पहले परसों की 15 ठिकानों को निशाना बनाने को लेकर, अब आज क्या, कल क्या और यहां से अब आगे क्या, इसको लेकर कैसे समझा जाए एयर मार्शल? इससे पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि ये HQ-9 सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये चाइनीज सिस्टम है, तकरीबन 35-40 साल पुराना है। रशियन S-300 की कॉपी है, पुअर कॉपी है। इसका रेंज वगैरह बहुत कम है, S-400 से तकरीबन आधा रेंज है। तो ये जो माल है, इवन JF-17 देखो, जो इन्होंने नाइजीरिया और म्यांमार को बेचे हैं, वो सारे के सारे ग्राउंडेड है, उनके ऊपर स्किन क्रैक्स आ गए हैं विद इन 1-1.5 साल 2 साल की फ्लाइंग के अंदर। सो एनीवे, चाइनीज माल के बारे में सारा देश जानता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत चीजें चाइनीज फ्लडेड है। मगर आगे क्या होगा, ये सवाल की बात। फर्स्टली देखिए, हमने जो करना था पहले दिन ही कर दिया, और हमने पनिश टेरर को करना था। देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2008 के अटैक के बाद हमने सिर्फ डिप्लोमेसी की कोशिश की, उरी के बाद हमने स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद हमने डीप स्ट्राइक किया, और अब हमने 9 टारगेट्स पे अटैक किया। देखिए, ये पाकिस्तान सुधरने नहीं वाला। कश्मीर के हालात अच्छे होते हुए उनको अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए हमको भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हमारी टूरिज्म चालू हो गई, हमारा कश्मीरी खुश हो गए, सबको नौकरियां मिल गई। वो काफी नहीं है।
हमको तैनात रहना है। हमने टेरर को इस बार अच्छी सबक सुनानी है और वो काम अभी चालू है, मगर वो एस्केलेट करने की कोशिश करेगा। हमको वो ध्यान रखना है। वो हमारी एयरफील्ड को अगर अटैक करेगा तो उनको भी सबक दिलाया जाएगा। उनके पास पैसा नहीं है, 4 दिन के अंदर उनका आर्म एम्यूनिशन खत्म होने वाला है। बाहर से भी आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। आज वो IMF के पास गए थे एक्सटेंशन लेने के लिए, तो उनके हालात अच्छे नहीं है। और इंडियन मिलिट्री के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स, अभी आपने दिखाया मोदी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा है कि और खुली छूट दे दो तो और इंपोर्ट्स कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को हमने बोल दिया है, ओवर 100 ड्रोन कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, वो सारी को बोल दिया गया है कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दे। सो इस तरह से इंडिया के पास बहुत कैपेबिलिटीज हैं और इंडिया उनको सिर्फ पानी से नहीं सूखने डाल देगा, हम उसको फाइनेंशियली भी सूखने डाल देंगे। इसलिए ये काम इस बार पूरी तरह इसको कंप्लीट करना है हमको टेरर। और जब ये पीस भी आ जाएगा। सर आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं उसी के तहत जम्मू में ड्रोन हमले की खबर इस वक्त सामने आती दिखाई पड़ रही है और हमले को फिर से नाकाम किया गया है। हमले से अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ये जानकारी एक बार फिर से जम्मू से आ रही है जहां पर ड्रोन हमले की खबर आ रही है। और कल भी लगभग इसी समय के आसपास हमने ये हिमाकत देखी थी जब 300 से 400 ड्रोन भारत की पश्चिमी सीमा पे जम्मू कश्मीर से पंजाब से लेकर राजस्थान तक हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको नेस्तनाबूद किया गया था। वही स्थिति इस वक्त एक बार फिर से कमोवेश उसी समय पे जम्मू में ड्रोन हमले की खबर है। हमले को किया गया है पूरी तरीके से नाकाम और अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये अपने आप की इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि हम उस प्रकार की स्थिति में हैं। भले ही ये युद्ध नहीं है लेकिन हर प्रकार की तैयारी है, हर प्रकार से हमको तैयार रहना है और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो वही माकूल जवाब दे रहा है, वो वही तरीके से उसको रक्षा कर रहा है जो उसका काम तय किया गया है। और हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे, ना सिर्फ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड सिस्टम हमारे पास है बल्कि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, जिसकी ही वजह से कल के तमाम हमलों को, सैकड़ों हमलों को, 300 से 400 तक ड्रोन का हमलों को नाकाम किया गया है। और ऐसी ही हिमाकत फिर इस वक्त कुछ देर पहले जम्मू में की गई है और जिसको नाकाम किया गया है, लेकिन हमले में अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो अभी भी पाकिस्तान समझ नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, वही हिमाकत लगातार कर रहा है। तुर्की का ड्रोन जो कल नेस्तनाबूद किए गए, उसी प्रकार के ड्रोन को लेकर वो मौजूद है। HQ-9 उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, लाहौर में भारत ने उसको नष्ट किया, तो उसके साजो सामान पे सवाल वैसे ही खड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी हालात को देखते हुए वहाँ की सेना इस प्रकार का एडवेंचरस काम में लगातार लगी हुई है, लेकिन भारतीय फौज बहुत जिम्मेदारी के साथ में हर उस हमले को रोक रही है जो हमारी तकनीकी दक्षता को दर्शाता है, हमारी तकनीकी महारत को दर्शाता है, भारत की खुद की आत्मरक्षा की तकनीकी महारत को दिखाता है। और मेक इन इंडिया के माध्यम से और हमारे सहयोगी मित्र देशों के माध्यम से जो महारत तकनीकी तौर पे हमने हासिल की है उसको दिखाता है। शक्ति शांति की पहली शर्त है और यही शक्ति हासिल करने के लिए बीते लगभग 1 दशक में हमने मौजूदा मोदी सरकार के तमाम प्रयासों को देखा है, जिसका जिक्र भी हमने कुछ देर पहले किया था। भले ही उसको लेकर सवाल उठते हों, लेकिन अपने आप में आज सिद्ध होता है कि रक्षा तैयारी अपने आप में देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है। और एक बार फिर से वही खबर, जम्मू में ड्रोन हमले की खबर है। हमले को नाकाम किया गया है और हमने कल भी देखा था कि बड़ी संख्या में जहां पे ड्रोन हमलों को करने की कोशिश की गई थी, तो वहीं नियंत्रण रेखा के पास में गोलीबारी भी लगातार पाकिस्तान की ओर से की गई थी। और हमने आज इस जानकारी को हासिल किया जहां पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में मासूम नागरिक तो मरे ही, भारत के 2 बच्चों की भी दुखद मृत्यु हुई। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट करना, हमारे आम शहरी को टारगेट करना और उसमें भी धार्मिक स्थलों को, गुरुद्वारे को, सिख समुदाय के लोगों को और चर्च को भी हमले के तहत लाया गया और बच्चों की मृत्यु होना, यह दिखाता है कि कितना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। और अभी भी आज फिर से उसने शाम कुछ देर पहले ये हमारे ऊपर हमाकत की। हमारे सहयोगी अंकुर शर्मा हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, डिटेल दीजिए इस खबर को लेकर।
देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले हैवी एक्सप्लोजन की आवाजें सुनाई दी हैं जम्मू में, और अभी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान की ओर से फिर से एक दफा कायराना पूर्वक एक हमला करने की कोशिश की गई है, जिसे पूरी तरह से भारतीय सेना की तरफ से विफल कर दिया गया है। और आशंका ये जताई जा रही है कि ये ड्रोन के जरिए एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत की गई है कि जम्मू को निशाना बनाया जाए, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान जिसमें विफल हो चुका है। और मेरे पास ये जानकारी भी है कि सांबा के इलाके में भी कुछ एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं, लेकिन जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से विफल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस समय की सिचुएशन की मैं अभी बात करूं तो इस समय पूरे ही जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट है, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लगातार सोशल मीडिया की मदद से ये कहा जा रहा है कि बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें, पैनिक ना हो। और इसके साथ साथ किसी तरह की भी फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए किसी तरह की भी कोई इंफॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही है तो उससे इस समय बचने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, और ये हम जानते हैं कि तमाम जो स्थानीय प्रशासन है और सेना के माध्यम से जो लोगों को एहतियाती कदम उठाने की बात कही गई, और शायद इसीलिए तमाम जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर हमने देखा था किस तरह से शाम को इस बात के लिए कहा गया था कि हाँ, आखिर आप लोग गैर जरूरी तरीके से बाहर ना निकलें, और इस प्रकार की किसी स्थिति से निपटने के लिए भले ही सेना तैयार है लेकिन फिर भी किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। अंकुश, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, इस वक्त की बड़ी खबर है। क्या स्पेसिफिक इलाका आप बता सकते हैं जहां पर इस प्रकार की हिमाकत को करने की कोशिश की गई है? अंकुश, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह के कल एक्सप्लोजन जो है, जिस तरह की आवाजें जो हैं कल में सुनाई दे रही थी, यानी कि शहरों में भी बहुत तेज आवाजें सुनाई दे रही थी, उस तरह की आवाजें आज नहीं सुनाई दे रही हैं। कल जब इस तरह की आवाजें सुनाई दी थी तो शुरुआती तौर में लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल बन चुका था, लेकिन जब धीरे धीरे करके जानकारी आना शुरू हुई तो लोग पूरी तरह से सामान्य रूप से पहले की तरह नॉर्मल हो चुके थे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अगर आप संवेदनशील इलाकों की बात कर रहे हैं तो जम्मू का सिविल एयरपोर्ट का इलाका आप मान सकते हैं। इसके अलावा उधमपुर का नॉर्दर्न कमांड का इलाका, बंतलाब का इलाका जम्मू में है, और इसके अलावा सुंजवा का इलाका, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। बिल्कुल अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ में, खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए। जनरल कुलकर्णी, जल्दी से संक्षेप में समझना चाहेंगे, एक बार फिर से कल की तरह आज हिमाकत हुई है। जनरल कुलकर्णी। जनरल कुलकर्णी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहते हैं कि कल की तरह आज एक बार फिर से हिमाकत जम्मू के क्षेत्र में दिखाई पड़ रही, किस तरीके से इसको देखा जाए? जनरल कुलकर्णी, शायद आप म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अभी सुनाई दे रहा है? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं सर, आपका रिएक्शन। मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से पे करता रहेगा, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस है इतना सुदृढ़ है कि मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से पिछली 2 रातों से लगातार पाकिस्तान अपने ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो इस बार भी सब के सब बर्बाद होंगे। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को बर्बाद, और पाकिस्तान की जो फौज है, क्योंकि वो है सोर्स ऑफ टेरर, उसको जब तक लोग बर्बाद नहीं करेंगे तब तक ये आतंक जो है वो समाप्त नहीं होगा। क्योंकि फौज ही है पूरे विश्व भर में, हर एक देश की फौज होती है, पर ये ऐसी फौज है जिसका पूरा देश है और जिसके कारण ही ये सब कुछ हरकत हो रही है। तो मुझे लगता है हमने दोबारा उसी तरीके से, चाहे अब अपने आप को, क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर से हट करके थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हमने बहुत ही इज्जत से और बहुत मैं कहूँगा से पेश आए हैं, तब पाकिस्तान को ठोकने की बारी है और पाकिस्तान को अपनी जगह दिखाना बिल्कुल जगह दिखाना जरूरी, और जरूरत पड़ेगी तो भारत वो करके दिखाया है। मार्शल चोपड़ा, किस तरह से आप देखते हैं, कल भी हमने नाकाम किया और अभी भी जो हिमाकत की शुरुआत हुई हमने फिर उसको नाकाम किया है। एयर मार्शल, देखो, रात भर ये ड्रोन आ सकते हैं, छोटे ड्रोन हैं, सस्ते वाले हैं, और इनकी कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग ऑन द ग्राउंड बहुत कम है। मेरे से आज किसी ने फोन पे पूछा तो मैंने कहा ये छोटे जो ड्रोन होते हैं वो 1-2 मीटर के से ज्यादा का डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के ये ड्रोन सस्ते बजा रहे हैं। दे आर ट्राइंग कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको ओवरवेलम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सक्सीड नहीं कर रहे।
एक कहीं भी सिटी में उन्होंने 8, 10, 15, 20 से ज्यादा ड्रोन नहीं भेजे हैं। टोटल 400 ड्रोन भेजे हैं सारे देश के अंदर। सो जो ये कर रहे हैं, अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिजिकली ना डैमेज हो रहा है, ना किसी इंडिविजुअल के ऊपर अटैक हुआ है। जो लॉस ऑफ लाइफ हुई है, मोस्टली लॉस ऑफ लाइफ शेलिंग के ऊपर हुई है, जो एलसी के ऊपर शेलिंग हो रही है। तो ये जो ड्रोन है वो अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं, मगर हमको इसको कैजुअली नहीं लेना। बीच में वो ड्रोन के अंदर कुछ क्रूज मिसाइल्स भी भेज सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। इसलिए कल बठिंडा में ये कोशिश करने की कोशिश की गई, यूएवी के माध्यम से बठिंडा के सैन्य ठिकाने को कोशिश की गई, लेकिन उसको भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। जनरल कुलकर्णी, हम सवाल यही कर रहे थे यहां पर कि अब आगे क्या, अगर इस प्रकार की हिमाकत आगे पीछे चलती रहेगी तो यहां से अब आगे क्या? संक्षेप में जनरल कुलकर्णी। मैं कहूंगा दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो चाहे कैसे भी करे उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमने अब अपने आप को एक सुदृढ़ बना करके अब उनके ठिकानों पर मारना है, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ठोकना है, चाहे कहीं पर भी हो। अब जब तक हम पाकिस्तान को ठोकेंगे नहीं, पाकिस्तान के वहां पे उसका नुकसान होएगा नहीं, जब उसकी पब्लिक उसके बरखिलाफ होगी कि उन्होंने क्यों उनको इस लड़ाई में ढकेला है, तभी पाकिस्तान सुधरेगा, नहीं तो पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। मुझे लगता है बिल्कुल, और जरूरत सुधारने की है तो भारत क्षमता भी रखता है सुधारने की। और हम आप दोनों मेहमानों से निवेदन करते हैं आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है, बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू, बोले आज तो एक भी मक्खी नहीं मारा है। पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर उस पर एक बार फिर से रुक करते हैं जो कि जम्मू से आ रही है। जम्मू में एक तरीके से ड्रोन हमले का फिर से प्रयास किया गया और उसको नाकाम कर दिया गया है, ड्रोन हमले को, और किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ अपने आप में, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमले को नाकाम किया गया है। और ये तस्वीरें भी प्रतीकात्मक तौर पर दिखाती हैं कि किस तरह से जो कोशिश की गई है उसको नाकाम किया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। हमले से अभी तक किसी तरह के जान माल की नुकसान नहीं। जम्मू, सांबा और पठानकोट में ड्रोन देखे गए हैं। तो ये अपने आप में जम्मू नहीं बल्कि सांबा, पठानकोट तक आगे बढ़ता हुआ, जम्मू से लेकर पंजाब तक एक तरीके से ये हिमाकत बढ़ती हुई, और ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से कल की ही तरह एक बार फिर से ये कोशिशें करता हुआ पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि किस तरह से, और जम्मू पठानकोट में एक तरीके से ब्लैकआउट की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जब ऐसी स्थिति हुई है तो ये तस्वीरों में रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है। इसका मायने ये है कि जो सचेत करने की जो प्रयास था, जो पूरा मॉक ड्रिल की जो बात की गई थी, जो तैयारी की बात की गई थी, वो स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन जम्मू, सांबा और पठानकोट में
ड्रोन देखे गए हैं जिसको नाकाम किया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है और अभी तक किसी प्रकार के कोई नुकसान की खबर नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, कमोवेश कल भी ऐसी ही खबर इस वक्त के आसपास हमने देखी थी जब हिमाकत की गई थी पाकिस्तान की ओर से। हमारे साथ में दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जनरल संजय कुलकर्णी एयर मार्शल, और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जनरल कुलकर्णी, क्योंकि अब जम्मू की बात कर रहे थे, अब सामा और पठानकोट तक आते एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ ये मामला दिखाई पड़ रहा है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी, किस तरह से देखा जाए, कल की ही तरह आज का फिर एक एपिसोड रिपीट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। मैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। सर मैं माफी चाहता हूं आपसे, राजीव चोपड़ा जी, आपसे ही बस सवाल कर रहा था। प्लीज इस बात का जवाब दें कि आखिर किस तरह से देखा जाए, कल के बाद आज फिर एक वही स्थिति दिखाई पड़ रही है। भाई अभी तक ऐसा लग रहा था कि बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं और शायद पाकिस्तान एस्केलेट ना करे, पर अभी शाम की जो खबर अभी बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि 7 लोकेशन में कि जो कि JNK में है, पंजाब में है, वहाँ इनके ड्रोन अटैक्स अभी साइट किए गए हैं। इसका मतलब पाकिस्तान अभी थका नहीं है और वो वॉर को नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट करना चाहता है, जो कि इंडिया ने बताया है कि अगर किसी भी लेवल पे आप एस्केलेट करेंगे तो हम एप्रोप्रिएट, बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल उसका जवाब देंगे। जिस डोमेन में और जिस इंटेंसिटी से आप ये स्ट्राइक्स करेंगे उसी डोमेन और डेस्टिनी में हम भी करेंगे। तो इसलिए हमारी आर्म फोर्सेस तैयार है, हमारे AD सिस्टम को टेस्टिंग कर रही है और जैसे कि उन्होंने देखा है कि हमारा AD सिस्टम जो बहुत इंटीग्रेटेड है आर्मी और नेवी का, और हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो भी रोबस्ट है। और ये ड्रोन्स को कल की तरह, जैसे कल 300 से 400 ड्रोन्स आए हैं, उन सबको नकारा किया गया था, ये भी नकारा हो जाएंगे और पाकिस्तान इस जो स्क्रमिशेस है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। सर आपसे ही समझना चाहते हैं क्योंकि हम तैयार हैं। बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन आपसे ही मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये एक रणनीति दिखा के आ रहा है, किस तरीके से कमोवेश कल शाम को भी इसी प्रकार का एक पूरा घटनाक्रम दिखाई पड़ा, अभी भी वो फिर से रिपीट होता दिखाई पड़ रहा है। ये रणनीति क्या है, ये क्या सोच दिखाती है दुश्मन की? ये सोच ये दिखा रही है कि जैसे इनके पॉलिटिकल लीडर्स और आर्मी में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो रहे हैं। जैसे सुना है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आर्मी को चाहते हैं कि वो बातचीत करें, पर आर्मी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। जैसे कि आपको मालूम है उनकी गद्दी खुद हिल रही है, तो उनको बस एक ही तरीका है कि कश्मीर का मसला और इंडिया का मसला लाए, जिससे कि हो सकता है कि सारा पाकिस्तान एक साथ यूनाइट हो जाए और नेशनलिज्म आ जाए। नहीं तो दिन दूर नहीं है कि जब पूरा पाकिस्तान की आर्मी जो बिल्कुल अनपॉपुलर हो चुकी है उसको, स्पेशली इनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर जी को हटा दिया जाए। बिल्कुल, इस बीच में हमारे साथ एम्बेसडर दिलीप सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। दिलीप सिन्हा जी, क्योंकि ये इस बात को समझना जरूरी है कि भारत बहुत संयम का परिचय दे रहा है, हम पे जो कोशिश की जा रही है उसको हम नाकाम कर रहे हैं, हम उनके सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे जैसा कि वो हमारे साथ कर रहे हैं। दुनिया तक भी ये संदेश जा रहा है और शायद भारत के धैर्य की परीक्षा बहुत लंबी नहीं चलेगी, दुनिया को भी संदेश समझ में आ रहा है कम से कम भारत की जो लड़ाई है सिर्फ आतंक के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है। हमने दो अपनी शक्तियां जो मिलिट्री दृष्टिकोण से हैं पाकिस्तान को, सारी दुनिया को दिखा दी हैं। एक हमारी मारक क्षमता कि हम एक बहुत सटीक, बहुत संतुलित और बहुत कंट्रोल्ड, बहुत प्रिसाइज आक्रमण कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा हमारी सुरक्षात्मक क्षमता कि पाकिस्तान जिस प्रकार के मिसाइल, ड्रोन या हवाई जहाज भेज रहा है हमारी तरफ, हमारा जो सुदर्शन चक्र है उसमें इतनी शक्ति है कि वो उसको नाकाम कर दे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उसमें जो भारत को समर्थन मिला है या फिर पाकिस्तान को जो समर्थन नहीं मिला है, जो पाकिस्तान का जो अपेक्षित समर्थन था जो नहीं मिला है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा और भारत जो करना चाहे कर सकता है, उसे इस युद्ध से मतलब नहीं है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि चीन ने भी जो टिप्पणी की है उसमें भी चीन ने भी कहा है, उसने कहा है, चीन ने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसने आतंकवाद की निंदा की है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस समय जबकि पाकिस्तान और भारत में युद्ध चल रहा है,
उस समय भी चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ नहीं आया है। पाकिस्तान के साथ केवल तुर्की और अजरबैजान आए हैं खुलकर, उसके अलावा कोई देश नहीं आया है। तो ये भारत के लिए राजनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी जीत है जो हमें बरकरार बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा यदि हम पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव डालते हैं। क्योंकि सबसे कारगर वही दबाव होगा कि FATF में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वहां पे हम प्रयास करें कि पाकिस्तान दोबारा जो ग्रे लिस्ट था उसमें वापस चला जाए, जो 4 साल पाकिस्तान था उसमें, और फिर करीब 2 साल पहले उसे निकाल दिया गया था उसमें, क्योंकि चीन और मलेशिया वगैरह ने उसका समर्थन किया था। वापस पाकिस्तान पर वो जो सैंक्शंस थे जो लगे थे वो लगाए जाएं, और IMF जो कि लोन देता है पाकिस्तान को, उसका भी हम विरोध करें कि जब तक आज की जो IMF की बैठक है एम्बेसडर सिन्हा, उसको लेकर कोई अभी तक अपडेट या आपके पास जानकारी, क्योंकि आज भी बहुत कुछ IMF में तय होना है। मेरे पास कोई अपडेट तो नहीं है इस प्रकार का, लेकिन आज जो मीटिंग होगी तो उससे आइडिया होगा हमें। लेकिन हमें इतना मालूम है कि भारत प्रयास कर रहा है, खुलकर प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान पर जवाबदेही लगाई जाए कि यदि वो IMF से पैसा मांग रहा है, उसने आतंकवाद के जो नेटवर्क है उस पर उसने क्या कार्रवाई की है। बिल्कुल जनरल चोपड़ा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जम्मू, सांबा और पठानकोट यानी जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इस हिमाकत को हम लगातार नाकाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये कोशिश लगातार की जा रही है, रिटेलिएट लगातार किया जा रहा है, तो हम इस बात को समझे कैसे कि हम कहां पे खड़े हुए हैं और यहां से अब आगे क्या? ये बड़ा सवाल है जो देशवासियों के मन में चल रहा है। बताया जम्मू, सांबा, पठानकोट ये हमेशा बहुत सेंसिटिव एरिया है। पाकिस्तान चाहे 65 के वॉर में हो या 75 वॉर के है, ये बसंतर नाला से आके नंदनी हाइट्स आता है, चाहता है ये हाईवे काट दे। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू सांबा के बीच में, वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो हाईवे के जम्मू कश्मीर पठानकोट जम्मू हाईवे है उसके बहुत नजदीक है। तो उसको काटने में इसको आसानी पड़ती है, और उसी के ऊपर नंदनी हाइट्स है जहां ये आके कब्जा करना चाहता है। तो इसका हमेशा ये सेंसिटिव मामला रहा है कि सांबा और अखनूर के इलाके में ये सबसे ज्यादा अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां कंट्री प्लेन है और टैंक्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, और इसका नदियों में भी पानी कम है। इस करके मैं देख रहा हूं ये ज्यादा उस साइड कर रहा है। इसकी इंटेंशन का अभी कोई बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी एम्बेसडर साहब ने बताया है, इसका $130 बिलियन का तो लोन है, और इसके पास फॉरेक्स रिजर्व जो मैं आज देख रहा था वो $15 बिलियन के ही हैं, जो बहुत दिन तक चलेंगे नहीं। इसका एमुनिशन भी इसके पास बहुत कम है, जिसको हम कहते हैं वॉर एंड्योरेंस बहुत कम है इसके FOL। हमारी नेवी ने कोई भी FOL जो है, जो नेवल ब्लॉकेट लगाया है, उसने अगर कोई भी पाकिस्तानी की शिप में या फ्लैग लगा हुआ है और कोई भी शिप FOL लेके आ रही है, फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट, उसको आने नहीं दिया जाएगा। ना इनके पास रिफाइनरी है, तो तेल पे फौज चलती है, पैसे पे फौज चलती है, और एम्युनिशन पे फौज चलती है। और जैसे आपने देखा है इनके कितने ड्रोन बर्बाद हो गए हैं, कितने मिसाइल सिस्टम बर्बाद हो गए, एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए हैं। तो इक्विपमेंट फटीग भी सेट इन हो जाती है। ये 2-3 दिन टेम्पो ऑफ वॉर रखेगा, उसके बाद बहुत इसका जो मोराल है, जो ह्यूमन एंड्योरेंस है और इक्विपमेंट फ्रीक है, वो इसके नेशन पे दिखाई पड़ने लगेगा, और ये पता लगेगा कि ये फिर बातें करने पे आ जाएगा। बिल्कुल, मोराल तो इसलिए भी डाउन है सर कि पहले से ही जो उसने कोशिश की, हिमाकत की, जो करना चाहा वो नहीं हो सका, क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम मल्टीलेयर के साथ में एक तरीके से तैयार था, वो हिमाकत नाकाम हुई। और आप जो बात कह रहे हैं कि उनके रक्षा साजो सामान को लेकर वो भी कितने दिन टिकेंगे, और ये अपने आप में बौखलाहट है दुश्मन की, जो ये इस वक्त भी दिखाई पड़ रही कल की तरह। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील।
कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है, बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो एक और जहां दिल्ली में केंद्र सरकार बैठकों और तैयारियों पर तेजी से काम कर रही है, तो राज्यों में भी हर संभव तैयारी जारी है। खासकर सीमावर्ती राज्यों में जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे तमाम राज्यों में आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को आपातकालीन खरीद करने के लिए भी चिट्ठी लिखी है। इस बीच सीमावर्ती राज्यों में जिलों में स्थानीय प्रशासन जो फैसले ले रहा है, स्थानीय नागरिक, वहां के रहने वाले लोग उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप में किसी प्रकार का स्थानीय प्रशासन द्वारा आदेश दिया जा रहा हो। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र के साथ ही राज्य भी पूरी तैयारी में है। तमाम राज्यों में बैठकें करके रणनीति तैयार की जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सीमावर्ती राज्य गुजरात की सतर्कता और तैयारियों की समीक्षा के लिए गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक की। पाकिस्तान से समुद्री, थल और वायु सीमाओं से लगे गुजरात के जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिलों के कंट्रोल रूम और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को सतत सक्रिय बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। 15 तारीख तक गुजरात में किसी भी समारोह या कार्यक्रम में पटाखे या ड्रोन की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार की सभी विभागों के उच्च अधिकारी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पोखरण से, जहां पर ड्रोन के गिरने की खबर है। जैसलमेर के पोखरण से खबर है, क्योंकि पोखरण में भी कई धमाके सुनाई पड़े हैं और अपने आप पे वहां पर भी हमलों को नाकाम किया गया है। तो बाड़मेर में भी ड्रोन के हमले की खबर आ रही है। तो ये सीधे तौर पर कल की ही तरह जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान तक उस प्रकार के ड्रोन से हमले करने की ये तस्वीरें, खबरें आ रही हैं। और पोखरण में भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हम जानते हैं पोखरण उस रेंज का, राजस्थान के हिस्से का है, जहां पे हमने अपने परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। लेकिन उस रेंज के पास में पाकिस्तान की ओर से हिमाकत करने की एक और कोशिश दिखाई पड़ रही है। तो जम्मू से शुरू हुआ, उसके बाद में पंजाब, पठानकोट की बात हमने की, इसके तहत अब जैसलमेर और पोखरण में भी यानी राजस्थान में भी इस प्रकार के ड्रोन के गिराए जाने की खबर है और अपने आप में कई धमाके सुनाई पड़े हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि कल की ही तरह आज फिर से हिमाकत की जा रही है और बाड़मेर में भी ड्रोन हमले की खबर आ रही है। तो राजस्थान में कल की तरह बाड़मेर हो या फिर पोखरण रेंज हो, जैसलमेर हो, एक बार फिर से वहां पर ड्रोन के माध्यम से वहां पे हमला करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से लगातार उसको माकूल जवाब दिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि बाड़मेर में भी यानी राजस्थान में भी हमले की खबर है। और ये ड्रोन अटैक वही छोटे ड्रोन अटैक संभवतः हैं जो कल हमने देखे, जिसके बारे में आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय सेना के माध्यम से जानकारी दी गई थी विदेश मंत्रालय के पत्रकार वार्ता में, कि आखिर कैसे 300 से 400 ड्रोन को नष्ट किया गया था कल। और आज भी उस प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ रही है, जहां पर जम्मू, नौशेरा, सांबा से लेकर पोखरण में भी ड्रोन और बाड़मेर में भी ड्रोन के हमले की खबर है। और इस खबर के साथ इस बात को भी समझिए कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक तरीके से उसको नेस्तनाबूद करने का पूरा काम किया है। जनरल चोपड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात कर रहे थे जम्मू और पंजाब, उसके बाद अब तो राजस्थान, यानी पूरा वही पश्चिमी इलाका, भारत की सीमा का वही पश्चिमी छोर, एक बार फिर से उसी पे वही हिमाकत। जनरल चोपड़ा, आप संभवतः म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, मैं म्यूट पे नहीं हूं। जी हाँ प्लीज, आपकी आवाज आ रही है, हाँ अपनी बात रखें जी। जब शुरू में जब होता है, दुश्मन अपना सरप्राइज और डिस्ट्रक्शन मेंटेन करने के लिए ब्रॉड फ्रंट पे ये ड्रोन्स या आर्टिफायर पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भेजेगा, जो कि तकरीबन एलसी और आईबी मिला के 3300 किलोमीटर है, जिससे कि उसकी इंटेंट ना पता लगे, वो किधर बिजनेस मांगता है, किधर वो डिसीजन मांगता है, इस करके जो अभी आप देख रहे हैं। और दूसरा ये बताया जा रहा है, आज शाम की ब्रीफिंग से भी ये नतीजा निकलता है
ये सारे बाय एंड लार्ज सर्विलेंस ड्रोन है, इसमें अटैक ड्रोन बहुत कम है। ये सिर्फ ये टेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया का मिसाइल सिस्टम और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे कर सहयोगी संवाददाता जैसलमेर से इस वक्त हमारे साथ लक्ष्य आर्या जुड़ गए हैं। लक्ष्य, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त, क्या कुछ हो रहा है, जरा तफ्तीश से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो सीमावर्ती जिले हैं राजस्थान के, जैसलमेर के साथ में बाड़मेर, कोंकण वगैरह, जो पूरा ये क्षेत्र है, यहाँ पर ब्लैकआउट करने की जो निर्देश पहले जारी हो गए थे, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के निर्देश थे कि यहाँ पर ब्लैकआउट रहेगा। उसके साथ में 5 बजे ही जो बाजार थे वो बंद हो गए थे। अभी कुछ ही समय पहले कुछ धमाकों की आवाज, कुछ हल्की धमाकों की आवाज स्थानीय लोगों ने सुनी, कुछ हल्के धमाकों की आवाज। मैं खुद मौजूद था जैसलमेर किले के पास में, तो वहाँ पे मुझे खुद भी कुछ हल्के धमाके आवाज सुनाई दी है, परंतु जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार तैनात है और ऐसी कोई भी हताहत की सूचना नहीं है, कोई भी ड्रोन लक्ष्य, अगर आपकी बात को समझना चाहूं तो आप अभी ये कह रहे हैं कि धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है, लेकिन क्या ये ड्रोन हमला था, उसे नाकाम किया गया, इसको लेकर अभी स्पष्टता होना बाकी है। क्या आपकी बात से ये समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि लोक प्रसारक होने के नाते हम किसी चीज की जब तक पुष्टि नहीं करेंगे तब तक कोई आधिकारिक पुष्टि उसकी ना हो जाए। परंतु मैं क्योंकि खुद मौके मौजूद हूँ, तो धमाके की आवाज जरूर सुनाई दी थी, परंतु ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वो ड्रोन हमला था या किस चीज की धमाके की आवाज थी, या उस धमाके की आवाज के पीछे क्या कारण था, वो भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। परंतु जो ब्लैकआउट है वो लगातार मेंटेन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन है, और कोई भी कैजुअलिटी, कोई भी डैमेज, किसी प्रकार के डैमेज की अभी तक कोई भी पुष्टि या कोई सूचना नहीं है। लक्ष्य, एक चीज और, क्योंकि आपने देखा कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उन कई, अगर राजस्थान के लिहाज से बात की जाए तो कई जगहों पर जो फायर क्रैकर्स होते हैं या पटाखे होते हैं, आतिशबाजी होती है, उन सबको भी बैन करने की बात की गई थी कि अब वो प्रतिबंधित होगा, आप इस प्रकार का नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में समझा जाना इस बात को भी जरूरी है, ये महज कोई एक आतिशबाजी का धमाका नहीं रहा होगा, संभवतः ये वही स्थिति दिखाई पड़ रही है जो कमोवेश कल थी। लक्ष्य, बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जो नए निर्देश जारी हुए थे आज दिन में, जो नए निर्देश जारी हुए थे उसके मुताबिक पूरे क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था कि बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, वहीं बीकानेर में भी किसी प्रकार के पटाखे और आतिशबाजी का इस्तेमाल प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में अगर धमाके के बाद सुनाई दी गई है, इस प्रकार के जो आकाश में कुछ रोशनी दिखाई दी गई है, तो पूर्णतः ये माना जा सकता है कि हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, परंतु ये मान सकते हैं कि ये ड्रोन हमले, पाकिस्तान द्वारा दोबारा ड्रोन हमले की कोशिश की गई होगी, परंतु जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है उसने दोबारा उसको नष्ट कर दिया और दोबारा उसको नस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि अभी तक लक्ष्य आप एक सेकंड बने रहिए हमारे साथ में। हम दर्शकों को ये बता दें कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पे जो तस्वीर भी देख रहे हैं, जो कि अपने आप में लगभग काली है क्योंकि वो ब्लैकआउट की स्थिति है, वो कमोवेश नहीं दिख रही, लेकिन उसमें बीच बीच में आपको थोड़ी सी रोशनी नजर आती है। वो दिखाने के लिए, बताने के लिए काफी है। संभवतः ये एक प्रकार से ड्रोन है जिनको न्यूट्रलाइज करने का काम किया जा रहा है। तो ये जैसलमेर के इलाके से, राजस्थान से वो तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है वहां पर, उसके बीच में कुछ कुछ रोशनी नजर आती है। जो बात हमारे सहयोगी संवाददाता लक्ष्य आर्या कह रहे थे वही चीज है। लक्ष्य, अपनी बात को आप पूरा करें। बिल्कुल, जैसे कि हमने बताया कि जो छोटे छोटे स्क्रीन में डॉट दिख रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो जो छोटी छोटी रोशनी दिख रही हैं, वो समझ में आ रहा है कि जो पाकिस्तान द्वारा है वो शायद ड्रोन हमले की कोशिश की होगी, परंतु जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके द्वारा उसको बिल्कुल नाकाम कर दिया गया है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। वहीं जो ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट अभी भी कायम है। जो आम जन है, आम जन पूरी तरह सहयोग करते नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले भर में, जो आसपास के सीमावर्ती जिले हैं, वहां कोई भी लाइट नहीं जलाई गई है। लगातार जो गश्त है वो की जा रही है, पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। लगातार जो सशस्त्र बल है वो गश्त कर रहे हैं लगातार। तो जो हमारी सेना है, हमारा पुलिस बल है, हमारा प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो पूरी तरह मुस्तैद है। और उनकी मुस्तैदी के साथ में जो महत्वपूर्ण है, हमारी जनता का पूरा विश्वास सेना के साथ में है, और जनता का सहयोग भी जो निर्देश जारी हो रहे हैं उसके साथ में नजर आ रहा है। बिल्कुल लक्ष्य, आप बने रहिए, आपके पास अपडेट होगा, हम तुरंत आपके पास आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दो खास मेहमान भी लगातार बने हुए, जनरल चोपड़ा, इसके अलावा एम्बेसडर दिलीप सिन्हा जी। एम्बेसडर सिन्हा, जब इस वक्त ऐसी स्थिति होती है
बहुत सीधी सी बात है कि आपको ग्राउंड पे हर चीज के साथ आमना सामना करना है, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचाते हुए साथ ही साथ दुश्मन के इस वार को न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन पीछे की अगर बात की जाए तो क्या इस वक्त भी एक डिप्लोमेटिक तरीके से भारत वो कोशिश कर रहा होगा जहां पे बता सके कि देखिए साहब ये क्या कर रहे हैं और इनको समझाइए कि आखिर ये क्यों इसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उस स्थिति को समझा सके कि किस प्रकार से डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से भी इस समय कोशिश हो गई होगी दुनिया के साथ संवाद करने को लेकर, थोड़ा सा समझाएं उस बात को। जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत के जो राजनयिक हैं और जो अन्य अधिकारी हैं, हमारे नेतागण हैं, वो विदेशी सरकारों के साथ संपर्क में हैं। हमारे विदेश मंत्री ने, विदेश सचिव ने और अधिकारियों ने बातचीत की है सभी देशों के साथ। 2 प्रतिनिधि आए भी भारत, एक तो सऊदी अरब से और एक ईरान से। तो भारत सारे विश्व को अवगत करा रहा है कि इस वक्त क्या परिस्थिति है और भारत क्या कदम उठा रहा है और भारत ने किस प्रकार संयम से पाकिस्तान पर जो भी आक्रमण किए हैं वो बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रिसाइज आक्रमण रहे हैं विशेष टारगेट्स के ऊपर जी, और जिसमें कि केवल उन संगठनों और उन तंजीमों के ऊपर आक्रमण किया गया है जहां उनके संगठन थे, जहां उनका हेडक्वार्टर्स था, उन्हीं पर आक्रमण किया गया है। और इस बात को समझाने का प्रयास हमारे लोगों ने किया है और सफलतापूर्वक किया है, क्योंकि जिस प्रकार का समर्थन भारत को मिला है बाहर से, वो समर्थन बहुत 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 जरूरी है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि भारत एक और प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान को जो सहायता मिल रही है या मिल सकती है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, विशेषकर IMF से, वो नहीं मिले और पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो ग्रे लिस्ट है उसमें डाला जाए, ताकि पाकिस्तान पर जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबाव है वो बनाया जा सके, उसे मजबूत किया जा सके। बिल्कुल जनरल चोपड़ा, इस बात को समझना जरूरी है कि आज हमने देखा कि कैसे जानकारी दी गई कि बीते कल में जो 400 के आसपास ड्रोन आए थे उनको नेस्तनाबूद किया था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो मल्टी लेयर है, इंटीग्रेटेड है। आज भी हर एक हिमाकत का जवाब दिया जाएगा और हर एक वार को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये विश्वास देश को होना चाहिए। जनरल चोपड़ा, डिफेंस सिस्टम है ये आर्मी और नेवल एयरफोर्स को दोनों को मिला के होते हैं। एक तो इसमें रडार सिस्टम होते हैं जो 24/7 पीस और वॉर में पूरे बॉर्डर्स को कवर करते हैं, और इसके साथ लगे हुए मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, जैसे कि आपको पता है S-400 है, देन हमारी इंडिजिनस जो है आकाश मिसाइल है, देन उसके बाद हमारे पास शोल्डर फायर्ड मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, और ऑल्सो L-70 और L-60 और ZU-23 गन्स भी हैं। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि आज भी जो ब्रीफिंग में बताया गया था कि ये ड्रोन्स काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीके से बर्बाद किए गए हैं। काइनेटिक तरीका तो आप सब जानते हैं कि ये जो गन्स हैं हमारी L-70 ZU-23, ये क्लोज रेंज है, इनकी रेंज 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तकरीबन है, इनसे फायर किया गए थे, शोल्डर फायर्ड मिसाइल से फायर किए गए थे। और दूसरा तरीका है जो ड्रोन है ये रिमोटली कंट्रोल्ड रहते हैं, ये कम्युनिकेशन सिस्टम से कंट्रोल्ड रहते हैं। इनको ये जैमिंग, हमने जैम करके इनको ये ड्रोन की इनका कम्युनिकेशन कर, जब कम्युनिकेशन नहीं है तो उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो खुद बर्बाद हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक। जो S-400 जो बात हो रही है जो रशिया को है, ये बहुत आला सिस्टम है पर ये बहुत महंगा सिस्टम है, और ये जो ड्रोन है बहुत सस्ते ड्रोन्स हैं, ये लोकल, जैसे आपको बताया गया कि टर्की के ड्रोन्स हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है। और दूसरी जो S-400 की मिसाइल सिस्टम है ये लॉन्ग रेंज है, 400, 500, 300 किलोमीटर ये लॉन्ग रेंज में फायर होती है, तो इनको अभी कंजर्व करके रखा जाएगा। जितने ड्रोन्स आपको नजदीक देखने को मिल रहे हैं, ये शोल्डर फायर मिसाइल या 25 किलोमीटर के अंदर या 6 किलोमीटर के अंदर हमारे पास ईगला मिसाइल्स हैं, और L-70 ZU-23 गन्स हैं जिनकी रेंज 350 से 4 किलोमीटर है, उनमें बहुत तेज से फायर आता है, उनसे इनको बर्बाद किया जा रहा है जब ये डिटेक्ट हो जाते हैं ड्रोन रडार सिस्टम से। तो मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ चैनल से कि हमारा जो आकाश सिस्टम है और वो जो हमारा गन मिसाइल सिस्टम है बहुत रोबस्ट है,
और ये 24/7 काम कर रहा है। और अभी ये पाकिस्तान ये ट्रेस कर रहा है कि हमारा एडी सिस्टम कितना रोबस्ट है बिफोर वो कोई मेन अटैक करे ड्रोन के। जनरल चोपड़ा, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, टेक्निकल बात है, उसको आम दर्शकों के नजरिए से अगर समझने की कोशिश करें तो जो आपने कहा एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम तीनों ही सेनाओं के माध्यम से मिलकर हमारे पास है, जो अपने आप में मल्टी लेयर भी कहा जा सकता है। तो जो छोटा कोई दुश्मन का कोई वार होता है, जो अभी मौजूदा समय में हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अलग अलग रेंज के लिहाज से अलग अलग कोशिशें की जाती हैं, चाहे वो उसके माध्यम से मिसाइल हो, बैटरीज हो या अन्य प्रकार की अलग अलग दूरी की मिसाइल की बात हो। उसको थोड़ा सा आम दर्शक के नजरिए से समझाइए, क्योंकि अगर छोटा वार हो रहा है तो उससे कैसे निपटते हैं, अगर बड़ा वार है, क्योंकि S-400 की अगर बात की जाए तो 600 किलोमीटर तक का वो टारगेट को ट्रैक कर सकता है, वो लॉक कर सकता है और लगभग 400-450 किलोमीटर तक उसको मारक क्षमता उसके पास में है। लेकिन अगर ये दूरी इतनी नहीं है तो उससे कम दूरी के साथ कैसे निपटता है हमारा ये पूरा सिस्टम, जरा उसको एलेबोरेट कीजिए जनरल चोपड़ा। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये ड्रोन सिस्टम जो पाकिस्तान फायर कर रहा है, बहुत ये सस्ते और बहुत हल्के किस्म के ड्रोन हैं। इस पे एक बहुत महंगी मिसाइल S-400 को कोई अकलमंदी की बात नहीं है। और ये ड्रोन जितने रेंज में हम फायर कर रहे हैं, जितने इनको बर्बाद कर रहे हैं, ये सब गन और शोल्डर फायर मिसाइल की रेंज में है। ये जो गन्स हैं इनमें नॉर्मल जैसे आप एमुनिशन है, हेवी मशीन गन एमुनिशन इस पे होता है, तो ये ड्रोन उससे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपको चींटी से ही मारा जा सकता है तो आपको हाथी से क्यों मारा जाए। तो ये जो जितने ड्रोन पास नज़दीक 3-5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर बर्बाद हो रहे हैं, ये सारे शोल्डर फायर मिसाइल से या फिर गन L-70 या ZU-23 गन से फायर हो रहे हैं। बिल्कुल। और अगर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट होगा तब हो सकता है S-400 का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो जब जरूरत होगी, जैसी जरूरत होगी वैसा इस्तेमाल होगा। अब मिस्टर सिन्हा, क्योंकि अपने आप में इस बात को भी समझना जरूरी है कि अगर ऐसे युद्ध तो नहीं लेकिन उस तरीके के एक लड़ाई के विस्तृत होते हुए हालात हैं, तो ऐसे में किस तरीके से देखा जाए, जो दुनिया भर में जो बात चल रही है, और अभी हम IMF का भी जिक्र कर रहे थे, कुछ शुरुआती जानकारियां वहां पे भी आ रही हैं कि भारत ने इस बात को सीधे तौर पे वहां पे रखा है कि कैसे उस पैसे का दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा है आतंक को प्रश्रय देने में, आतंक को बढ़ावा देने में और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आगे बढ़ाने को लेकर। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो कैसे समझा जाए सर? बिल्कुल, IMF में पूरा दबाव भारत को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त इतनी खराब है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी तक चीन की ओर देखा करता था पाकिस्तान कि चीन उसकी मदद करेगा, लेकिन चीन की अपनी आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं और चीन का ध्यान पैसिफिक ओशन की तरफ है, ताइवान और साउथ चाइना सी पे है। और उसके लिए अब मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तान को वो दोबारा बेल आउट करे। सर, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त लगातार एक डायनेमिक सिचुएशन और लगातार खबरें आ रही हैं, क्योंकि ब्लैकआउट को लेकर भी लगातार खबर आ रही है। जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर प्रशासन के माध्यम से उसको ब्लैकआउट करने की बात की गई है। ऐसे में लोगों से घरों में रहने को कहा गया। बनासकांठा जिले में सीमावर्ती 24 गांव में ब्लैकआउट, यानी बनासकांठा के लिहाज से अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये गुजरात की बात हो रही है। तो ऐसे में ये पूरा जो पश्चिमी रेंज है वहां पे सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है। कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया। पोखरण के कुछ इलाकों में सुनाई दी गई है धमाके की आवाज। बनासकांठा के सीमावर्ती 24 गांव में ब्लैकआउट किया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। भुज में पूरी तरीके से ब्लैकआउट नजर आ रहा है। भुज की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण एक इलाका है जो कि सीमावर्ती पश्चिमी इलाके से सीमा से लगता हुआ है। बनासकांठा के सीमावर्ती 24 गांव में भी ब्लैकआउट किया गया है। जनरल चोपड़ा, क्योंकि समझना इस बात को जरूरी है कि अगर ब्लैकआउट किया जा रहा है, लोगों को से घरों में रहने को कहा जा रहा है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है, इस समय लोगों को मानना चाहिए। थोड़ा समझाइए सर। देखिए, पहले तो पाकिस्तान जैसे आपने देख लिया एक बहुत डेस्परेट नेशन और डेस्परेट नेशन डेस्परेट तरीके अपनाएगा करने को। जैसे आज ये भी बताया कि हमारे बहादुर जवानों, BSF के बहादुर जवानों में 7 इन्फिल्ट्रेट करते हुए टेररिस्ट को धाराशायी किया, 1-2 भाग गए हैं। इसी तरह से एक पुंछ रजौरी एरिया में भी एक इनका इन्फिल्ट्रेशन बिट बर्बाद किया गया है। तो पाकिस्तान चाहता है अपना मुंह रखने के लिए, अपनी नाक रखने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहता है बिफोर वो बातचीत करे जिससे उसकी फेस सेविंग डिवाइस हो जाए। तो वो टेररिस्ट का भी इस्तेमाल कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि शायद हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पेनिट्रेट कर जाए। पर जैसे कि मैंने बताया है कि ये जो हालांकि आजकल नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह आ गई है सब सिस्टम्स में,
पर ब्लैकआउट करने का फायदा ये होता है, एक तो लोग अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपने देखा होगा सारी आर्टी फायरिंग और स्मॉल आर्म्स फायरिंग जो बॉर्डर्स पे होती है वो रात के समय ही ज्यादा होती है, दिन में कम होती है, क्योंकि उनको दिन में पिकअप कर लिया जाता है टारगेट, और उसमें काउंटर स्ट्राइक भी आसानी से हो सकती है। इसलिए अगर लोग ज्यादा हरकत ना करें तो एक सिविलियन टारगेट नहीं बनेगा। और दूसरा, अंधेरे के समय पूरा अंधेरा हो तो ये सिस्टम कितने भी रोबस्ट हो, इनके पास नाइट विजन कैपेबिलिटी हो, फिर भी इनको धोखा हो सकता है। इस करके बहुत जरूरी है कि सिविल डिफेंस स्कीम में हम अंधेरे का फायदा उठाएं, और दुश्मन भी आजकल की ज्यादा लड़ाई रात को होती है, दिन में नहीं होती है। जनरल चौड़ा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। मेघना, क्या अपडेट आपके पास में, जल्दी से बताइए। जी देखिए आर्यन, अगर हम देखें तो कच्छ के जो भी सीमावर्ती जो भी विलेजेस हैं, जो भी गांव हैं, वहां पर कंप्लीट ब्लैकआउट देखा जा रहा है, और भुज में भी कंप्लीट ब्लैकआउट है। मेघना, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि आप गुजरात से जुड़े हुए इलाकों की बात कर रही हैं, इसको भी स्पष्ट करते हुए अपनी बात पूरी करें। जी, कच्छ के जो भी गांव हैं, गुजरात में जो जिला है कच्छ, जो पाकिस्तान से सीमा शेयर करता है, वहाँ पे कई विलेजेस जो हैं, सीमावर्ती गांव हैं, वहाँ पर ब्लैकआउट है। भुज में भी पूरा ब्लैकआउट किया गया है कंप्लीटली। उसके साथ ही अगर देखें तो बनासकांठा जो जिला है, जो जिसमें नाड़ाबेट बॉर्डर लगता है, जो पाकिस्तान के साथ जहां पर बॉर्डर लगता है भारत का, वहां पर भी जो सीमावर्ती जो गांव है, सुईगाम तालुका और कई ऐसे वहां पर भी जो गांव है, वहां पर कंप्लीट ब्लैकआउट देखा जा रहा है। अभी फिलहाल ऐसी खबरें आ रही हैं जिनकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कच्छ के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगता है कच्छ का, वहां पर ड्रोन साइटिंग हुई है, तो उसको इंटरसेप्ट कर रही है और उसके खिलाफ एक्शन ले रही है जो भारतीय सेना है। लेकिन ये ऐसी साइटिंग हुई है, इसके बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं सीमावर्ती इलाकों से, वहाँ के गाँवों से। अब ये देखना होगा कि कितनी संख्या में इस तरह ये जो ड्रोन्स है वो अटैक हो रहा है और उसका किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी, इसके बारे में और बेहतर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बिल्कुल मेघना, तो अपने आप में ये तो तय है कि स्थानीय प्रशासन अलर्ट है, लोग भी अलर्ट हैं, लेकिन फिर भी गुजरात के सीमावर्ती इलाकों तक भी एक हिमाकत पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर से पूरी जानकारी या सटीक जानकारी या अधिकृत जानकारी आने में वक्त लगेगा, लेकिन चूंकि आप गुजरात में मौजूद हैं, जो कुछ जानकारी अभी तक आपके पास में, उसके आधार पर क्या स्पेसिफिक कोई ऐसी जगह जहां पर इस प्रकार की हिमाकत की स्थिति पता लग रही हो? देखिए, अगर हम देखें तो कल खावड़ा जो इलाका है, वहां पर एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करके गिराया गया था। उसके बाद आज भी जिस तरीके से विदेश मंत्रालय और डिफेंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बताया गया था कि सरक्रीक तक हमले किए गए हैं। तो ये जो पूरा इलाका है, जो खास तौर पर हम अगर बनासकांठा की बात ना करें और कच्छ से जहाँ से सीमा लगती है, वहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो परसेप्शन है कि जो ड्रोन अटैक्स या इस तरीके के जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो ऑफेंसिव हो रहा है, वो उसी इलाके में ज्यादा एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि आर्म्ड फोर्सेस की पूरी मुस्तैदी है, सिस्टम्स वहां पर लगाए गए हैं ताकि जो भी अगर ड्रोन अटैक किया जाए उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाए और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन अभी एग्जैक्ट किस गांव से इस तरीके के साइटिंग हुई है वो अभी फिलहाल बताना सही भी नहीं रहेगा, और इसकी जब तक पुख्ता जानकारी नहीं है तब तक हम भी अपने दर्शकों से साझा नहीं करेंगे, क्योंकि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और अभी भी जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं वो इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और ऑफेंसेस का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल मेघना, आप बनी रहिए हमारे साथ में, क्योंकि अपडेट लगातार आते रहेंगे, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। एम्बेसडर सिन्हा, इस बात को समझना जरूरी है कि भारतीय सैन्य ठिकानों पे नापाक हरकत पाकिस्तान करता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि वो आतंक के खिलाफ है और वहीं पे हमला कर रहा है। एम्बेसडर सिन्हा, जल्दी से। भारत ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि भारत ने जो प्रतिक्रिया की, जो अटैक किया, वो केवल आतंकवादी ठिकानों पे किया, और भारत का उद्देश्य केवल है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनका खात्मा किया जाए। तो भारत चाहता है कि पाकिस्तान सरकार भी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और चूंकि पाकिस्तान सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए उस पर भारत दबाव डालेगा और अन्य देश भी दबाव डालेंगे ताकि उस प्रकार की कार्रवाई करे। और यदि नहीं करता है तो भारत उनके लिए वो काम कर देगा, आतंकवादी संगठनों पर आक्रमण करके। उसकी क्षमता भारत ने दिखा दी है, और यदि आगे जरूरत हुई तो भारत दोबारा इस प्रकार के आक्रमण कर सकता है। लेकिन भारत उसके अलावा किसी सैन्य ठिकाने पर
और किसी सिविलियन ठिकाने पर भारत ने आक्रमण नहीं किया है अभी तक। बिल्कुल, और इस वक्त एक बात को समझना तमाम लोगों के लिए भी जरूरी है कि इंफॉर्मेशन वॉर भी लगातार चलती रहती है। डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन देने का भी खेल लगातार चलता आ रहा है, हम बीते तमाम दिनों से देख रहे हैं। ऐसे में किसी भी अफवाह से बचने की जरूरत है, खासतौर से उन सीमावर्ती इलाकों में जो पश्चिमी सीमा से लगे हुए हैं, जहां पर इस प्रकार की हिमाकत देखी जा रही है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात का इलाका हो। इस जगहों पे लोगों को अधिकृत जानकारी पर ही विश्वास करने की जरूरत है, सुनी सुनाई बातों से बचने की जरूरत है, और ये बात लगातार हमारी सरकारें और हमारे स्थानीय प्रशासन कहते रहे हैं। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये अपन का आंटी मेरी है, एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया, और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच हर मोर्चे पर तैयारी जारी है। विभिन्न मंत्रालयों में बैठकें हो रही हैं, तो जरूरी सामान से लेकर स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी हर जरूरी प्लानिंग की जा रही है। खतरे के मद्देनजर कई उड़ानों को आज रद्द किया गया, तो सीमावर्ती जिलों में स्थानीय प्रशासन जरूरी कदम उठा रहा है। कई शहरों में शाम को बाजार बंद करने का फैसला पहले ही कर लिया गया था, तो लोगों से भी बिना जरूरी कामकाज के बाहर निकलने से मना किया गया, क्योंकि इसी वजह से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे खतरा हो सकता है, जो कि इस वक्त स्थिति दिखाई पड़ रही है। देखिए इस पूरी खबर को। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना प्रशासन से लेकर देश की आम जनता तक हर कोई दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचों को लेकर मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा बैठक की। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दोनों विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमा पर जवान, खेतों में किसान और उनके साथ वैज्ञानिक बिल्कुल तैयार है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं है। जवान से सीमा पर, किसान खेत में, और कृषि विभाग भी यहाँ से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अन्नपूर्णा की कृपा है, भंडार भरे।
इधर इंडियन ऑयल ने स्पष्ट किया है कि पूरे देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ईंधन और एलपीजी सभी आउटलेट्स पर आसानी से उपलब्ध है। इस सब के साथ सुरक्षा स्तर पर भी देश भर में व्यापक तैयारी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में दोपहर 3 बजे सायरन बजाए गए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA के अंतर्गत ये अभ्यास किया गया। दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। सीमा पर तनाव को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने भी रेस्तरां सहित सभी दुकानें शाम 7 बजे तक बंद करने के आदेश दिए हैं। हालांकि मेडिकल शॉप को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले के बाद चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सीमावर्ती 12 जिलों के CMHO को अपने क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा 84 चिकित्सकों को बॉर्डर के इलाकों में अस्पतालों में सेवाएं देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं ब्लड बैंकों में पर्याप्त उपलब्धता रखने पर जोर दिया गया है। जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे फलोदी हो या बीकानेर के जो है वहाँ के CMHO से संपर्क में रहेंगे और वहाँ क्या क्या आवश्यकता है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो निरंतर रूप से उनको जो उपलब्ध कराते रहेंगे। राजस्थान के सरहदी बाड़मेर जिले में एहतियात के तौर पर शुक्रवार को जोधपुर एवं मुनाव रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों का आवागमन बंद रहा। जिले में आगामी 2 माह के लिए आतिशबाजी और पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो ये पाकिस्तान ने जो नाकाम कोशिश करके निर्दोष लोगों को मारा, उसके प्रतिक्रिया रूप जो भारत ने कार्य किया, सब उसके साथ है, इस सरकार के साथ है। ऐसा कोई भय वगैरह नहीं है। रात को ब्लैकआउट होता है तो पब्लिक बिल्कुल प्रत्यक्ष सहयोग करती है। हम सेना के साथ है और सरकार के जो भी दिशा निर्देश होगा उनका हम पालन सतत करते रहते हैं। देश हित के लिए हम तैयार हैं, फौज के साथ तैयार हैं, सेना के साथ तैयार हैं। कोई बात की भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है हम उनका अभिनंदन करते हैं। और अभी तक तो ये 10%, 5% भी नहीं हुआ है। और यदि पाकिस्तान कुछ और सिर ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा तो उसको नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को मुंबई में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख समुद्री परियोजनाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कारोबार सामान्य रूप से चलता रहे। सोनोवाल ने कार्गो संचालन की सुचारू और सामान्य आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों की भी समीक्षा की। देश भर के सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा कड़ी करने के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी यात्रियों को सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक से गुजरना होगा। बोर्डिंग से ठीक पहले यात्रियों को स्क्रीनिंग की एक अतिरिक्त परत से गुजरना होगा। टर्मिनल भवन में आगंतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। विमानन नेटवर्क में आवश्यकता अनुसार एयर मार्शलों को तैनात किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज मक्खी खाने का बहुत मन था पर बीच में आ गए खोस बाबू। बोले आज तो एक भी मक्खी नहीं मारा है। पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया। दौड़ी कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लगातार अपने आप में कई इलाकों से बड़ी खबरें आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के लिहाज से अगर बात की जाए तो हम कई जगहों पर, कई राज्यों के पास में इस प्रकार की हिमाकत देख रहे हैं, जो कि कल भी देखने को मिली थी। भारत ने हम इस वक्त जानकारी दे रहे हैं जो IMF की बैठक हुई थी उसको लेकर, क्योंकि IMF में जो बैठक हुई थी उसमें भारत ने साफ तरीके से अपना पक्ष रखा है और भारत ने साफ तौर से कह दिया, भारत ने यूनाइटेड नेशंस का हवाला दिया है और साफ तौर से कहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है गलत काम कर रहा है। पाकिस्तान को लोन पर भारत ने उठाए हैं सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में आज पाकिस्तान को $1 अरब की ऋण सुविधा और $1.3 अरब के नए लोन को लेकर समीक्षा बैठक में एक जिम्मेदार देश के तौर पर IMF द्वारा पाकिस्तान को लोन देने के मामले में भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। साफ तौर से भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है और भारत ने कहा है कि इस फंड का आतंकवाद को बढ़ावा देने में हो सकता है इस्तेमाल, क्योंकि बीता ट्रैक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान का ऐसा ही रहा है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जो पैसा दिया जाएगा उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कहाँ करेगा, जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पाकिस्तान को लोन पर भारत ने उठाया सवाल और ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की। हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। अजय, विस्तार से बताइए क्या कुछ भारत ने स्पष्ट तौर पे कहा, क्योंकि सीधे तौर पे अगर IMF पैसा देगा तो इस्तेमाल तो आतंकी फैक्ट्री को ही चलाने में होगा पाकिस्तान के द्वारा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है भारत ने और आज भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। ये दिखाता है कि भारत कितना नाराज है इस पूरे समीक्षा बैठक को लेकर के। और ये पाकिस्तान और IMF दोनों पर ही भारत ने सवाल उठाए हैं इस बात को लेते हुए कि 1989 से अब तक 35 सालों में 28 बार लोन दे चुका है और ये बेल आउट का ये जो सिलसिला है एक तरह से पाकिस्तान का एडिक्शन बन चुका है और इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका है कि वो बार बार लोन लेता है, बार बार डिफॉल्ट करता है और बार बार IMF को फिर से पैसे देने होते हैं। स्पष्ट तौर पर भारत ने ये कहा है कि अपने स्ट्रक्चर को अंदर तक जाकर के IMF को स्वयं इस बात को देखना चाहिए कि अजय, जो आप बात कर रहे थे आपका संपर्क टूट गया है, लेकिन निश्चित तौर से आप बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमान भी एम्बेसडर दिलीप सिन्हा जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक बने हुए। एम्बेसडर सिन्हा, हम बात भी कर रहे थे कि IMF को लेकर खबर और साफ तौर से आ गई कि भारत ने वोट नहीं किया है, साथ ही साथ ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए कह दिया IMF को। एम्बेसडर सिन्हा, पाकिस्तान इस दफा 1958 से 25वीं दफा गया है IMF के पास कर्ज लेने के लिए। पाकिस्तान का कर्ज जो IMF के लिए है वो करीब $10 बिलियन का होना चाहिए, उसके आसपास का। और इस जो आज जो बात चल रही है वो $1.1 बिलियन की बात चल रही है IMF लोन की, जो कि एक $6 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान IMF से मांग रहा है। यानी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अभी इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो यदि उससे ये लोन नहीं मिले IMF से तो उस युद्ध तो नहीं चला पाएगा आगे। उसकी अपना जो खर्च है देश का वो भी शायद वो न कर पाए, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत कमज़ोर हो गई है और भारत ने जिस प्रकार की नाकाबंदी की है वहाँ पर, उससे उसकी और परेशानियां बढ़ेंगी। और ऐसे में इसलिए उसके लिए ये IMF लोन यदि मना हो जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण। एक तो ये कि भारत ने अगर वोट नहीं किया तो इसके मायने क्या और इसका एक डिप्लोमेटिक संदेश क्या। दूसरी चीज, भारत ने साफ तौर से कहा कि साहब ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए और जो UN के नियम है जरा उसको देख लीजिए कि पैसा देने का होगा क्या। इन दो चीजों पे आपसे स्पष्टता समझना चाहेंगे। देखिए, IMF में भारत का जो वोट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि भारत उसे रोक सके। उसे रोकने की क्षमता केवल अमेरिका के पास है, उसके अलावा और किसी देश के पास नहीं है। लेकिन चीन का वोट भी नंबर दो पे आता है। इसके भारत का जो वोट होगा, यदि भारत वोट नहीं करता है तो वो एक सांकेतिक होगा, लेकिन ये स्पष्ट कर देगा बाकी देशों को कि भारत उससे नाराज है और पाकिस्तान की जो नीति है आतंकवाद को समर्थन करने की और जो उसकी क्षमता बढ़ेगी इस लोन से, उसकी ओर भारत ध्यान आकर्षित कर रहा है बाकी देशों का। और इसके बाद यदि पाकिस्तान किस प्रकार कार्रवाई करता है तो भारत बता सकता है IMF को कि तुम्हारे लोन के कारण ही पाकिस्तान की क्षमता इतनी बड़ी है। लेकिन भारत अमेरिका के साथ निश्चित रूप से बातचीत कर सकता है। यदि अमेरिका भारत का समर्थन करे तो उसमें
पाकिस्तान का जो लोन मिल जा रहा है उस पर और कड़ाई की जा सकती है। अमरिंदर सिन्हा, क्योंकि अभी तक यूएन का जो रुख रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो भारत के समर्थन में दिखाई पड़ रहा है, आतंकवाद की निंदा की और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को भी इंडोर्स करता हुआ दिखाई पड़ा है। किस तरीके से देखा जाए अभी मौजूदा हालात में, अगर हम अपने सहयोगी देशों के साथ बात करेंगे तो क्या एक असर होता दिखाई पड़ेगा? जल्दी से अमरिंदर सिन्हा। देखिए, निश्चित रूप से असर पड़ेगा और जिस प्रकार सुरक्षा परिषद ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था इस आतंकी आक्रमण की निंदा करते हुए, उससे ये स्पष्ट होता है कि भारत को समर्थन है। लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि पाकिस्तान की, चूंकि संयुक्त राष्ट्र में चीन एक स्थायी सदस्य है, उसके पास वीटो है, इसलिए इसके आगे सुरक्षा परिषद तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन हाँ, IMF में चूंकि अमेरिका का बोलबाला का दबदबा है कि अमेरिका यदि भारत का समर्थन करे तो वहां पर हम दबाव डाल सकते हैं और इस प्रकार के जो लोन IMF देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, उसे रोका जा सकता है। बिल्कुल, और FATF में भी ये कोशिश रह सकती है। आप दोनों मेहमानों से गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की